हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? मेरी स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल है? एवरीवन, कैसे हो सब? मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? ठीक है, आई थिंक अब सब सेट है। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है ना? और स्क्रीन सबको दिख रही है? कोई टेक्निकल इश्यू तो नहीं है? प्लीज लेट मी नो फर्स्ट। काफी स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं। एक बार हाई का मैसेज ड्रॉप कर दो और मुझे बता दो सबको वॉइस क्लियर है या फिर नहीं है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है ना? और कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा आप लोगों को मेरी आवाज आ भी रही है या नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको आवाज आ रही है? मेक श्योर सबको आवाज आ रही है, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही नॉलेज वाला सेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम है 6 सितंबर को। किसी का बायोकेमिस्ट्री का, किसी का बॉटनी का, किसी का जूलॉजी का, सबका अपना अपना एग्जाम है। तो मैं बायोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ आज, जो 2019 में डीयू ने अपने एग्जाम में पूछे थे। तो सबसे पहले मुझे एक मैसेज करके बता दो कि आपको मेरी आवाज क्लियर है, ताकि मैं सेशन स्टार्ट कर सकूं। जो 2009। ठीक है, आई थिंक क्लियर है बच्चों को आवाज, या मेरे नेट में कुछ इशू है? मुझे अभी तक किसी का मैसेज नजर नहीं आ रहा है लाइव चैट में। सबको आवाज क्लियर है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन वगैरह सब ऑलमोस्ट सेट है? तो क्या हम सेशन स्टार्ट करें? 35 स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री का लास्ट ईयर का डीयू ने जो पेपर दिया था, 100 क्वेश्चंस थे। 2 आवर्स में जितने भी डिस्कस होंगे एट मैक्स, मैं उतने क्वेश्चन आज डिस्कस करने जा रही हूँ। लेकिन पहले अपनी प्रेजेंस मार्क करो, तभी मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। मेक श्योर सब बच्चे अपनी प्रेजेंट मार्क करे। कौन कौन हमारे साथ ऐड हो चुका है? लेट मी नो फर्स्ट। ठीक है, ओके ओके, मेरा नेट नहीं चल रहा था, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। ओके ओके ओके, अभी अभी देखा मैंने। वेरी गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं। तो ओके ओके, अभी अभी मेरा नेट चला है, अभी देखा है मैंने। तो बहुत ध्यान से इस सेशन को सब समझेंगे, ठीक है? और टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, मैं कोई टॉपिक पढ़ाने नहीं जा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। अभी तक आपने क्या देखा है? क्वेश्चंस देखे हैं और देखा इसका आंसर ये नहीं है। लेकिन आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि बाकी तीन ऑप्शन भी क्यों गलत है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, तो बी सी डी क्यों नहीं है? तो एक कॉपी पेन सब लोग ले लो, ताकि आप अपने अच्छे से नोट्स बना सको। बहुत ही अच्छा पेपर डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं, बस सबकी प्रेजेंस चाहिए मुझे, ठीक है? वेरी गुड इवनिंग विमल, वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास वाले बच्चे प्रेजेंट हैं? लास्ट क्लास जिसने सेल बायोलॉजी का सेशन देखा था, नोट्स कल आफ्टरनून तक आपको टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, एक टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे ये पूरी पीडीएफ, या अगर आपको नोट्स वगैरह जो भी चाहिए, आप एज इट इज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से सब कुछ ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं।
स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 सितंबर, ठीक है, 2 दिन बाद आपका पेपर है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटनी में भी कभी कभी बायोकेमिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, जूलॉजी में भी आ जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री में तो आएंगे ही आएंगे। तो सारे सब्जेक्ट के बच्चे इसको देख सकते हैं, जो CSIR एस्पायरेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं। CSIR में भी सेक्शन बी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप सब इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मेक श्योर आप अपना ये सेशन जो है शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिफ इज प्रेजेंट इन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन? कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन में कौन सा मोटिफ प्रेजेंट होता है? तो जितने भी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं उनमें EF हैंड मोटिफ प्रेजेंट होता है। EF हैंड मोटिफ कितने अमीनो एसिड से बना है? ये 30 to 40 अमीनो एसिड से बना होता है। जितने भी आपके कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं उन सब में जो मोटिफ मिलता है, मतलब ऐसे प्रोटीन जो कैल्शियम से बाइंड कर सकते हैं, उन सब के अंदर कौन सा मोटिफ मिलता है? उन सब के अंदर EF हैंड मोटिफ मिलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता था? आपको किसी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का नाम भी दिया जा सकता था। अब कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का नाम क्या है? कालमोड्यूलिन। जिस प्रोटीन के आगे भी कैल वर्ड आ जाए, कैल्शियम से लिया गया कैल, वो सब तो 110% कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं और उन सब के अंदर EF हैंड मोटिफ मिलता है। तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन के अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो कैलमोड्यूलिन, कैलनेक्सिन, कैल रेटिकुलिन, ये सारे आपके कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है। S100, रिकवरिन, ये सारे आपके कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं और इन सब प्रोटीन्स के पास आपको EF मोटिफ मिलता है, EF हैंड मोटिफ मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो हर किसी को पता होना चाहिए। आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर ATP बफर की तरह कौन काम करता है? बफर का मतलब जो सिचुएशन को मेंटेन कर सके, यस और नो। pH बफर मतलब जो pH का लेवल मेंटेन कर सके। ATP बफर का मतलब क्या है? ATP बफर का मतलब है जो ATP का लेवल आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन कर सके, ठीक है। तो फोस्फोक्रिएटिन, ऑप्शन नंबर सी, फोस्फोक्रिएटिन आपकी बॉडी में ATP बफर की तरह काम करता है। इसको CP, इसको क्रिएटिन फोस्फेट भी बोलते हैं। ये आपकी स्केलेटल मसल में और ब्रेन जैसे टिश्यू में, स्केलेटल मसल और ब्रेन इन जगह प्रेजेंट होता है। करता क्या है देखने जा रहे हैं। ये ATP बनाने में हेल्प करता है, देखते हैं कैसे। ये है आपका ATP, इसके पास 3 फोस्फेट प्रेजेंट है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ध्यान से देखने जा रहे हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो ATP है ये ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ये जो आपका ATP है ये ADP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे देखते हैं होता क्या है। इस टाइम पे इस ADP को क्रिएटिन फोस्फेट या फिर फोस्फोक्रिएटिन मिलता है, जिसके पास एक फोस्फेट प्रेजेंट होता है। ये अपना एक फोस्फेट इस ADP को देके इसको वापस ATP बना देता है और आपका जो क्रिएटिन है वो रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपका क्रिएटिन है ये क्या करता है, ये ATP के रीसिंथेसिस में हेल्प करता है और बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ATP का लेवल मेंटेन करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। ये सब बातें आप अपने नोट्स में लिखते रहिए, दोबारा मैं बोल देती हूँ, डिक्टेट कर देती हूँ, लिख लेंगे अपने नोट्स में। Creatine phosphate, like ATP, is stored in muscle cells. When it is broken down, a large amount of energy is released. ये जो क्रिएटिन फोस्फेट होता है जब ये टूटता है किस किस में, फोस्फेट और क्रिएटिन में, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और ये सारी की सारी एनर्जी किस में काम आती है? ये सारी की सारी एनर्जी ADP को इस फोस्फेट से जोड़ने में काम आती है ताकि ATP वापस बन सके, ठीक है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनूप का मैसेज आया है, मैम इसकी स्लाइड कहाँ मिलेंगी? एक तो इनकी स्लाइड आप यूट्यूब पे देख सकते हो, दूसरा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको वो भी मैनेजमेंट की साइड से कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे हमने अपना पूरा जितना भी हम पढ़ाते हैं वो सारी स्लाइड्स शेयर करते हैं। तो आप लोग जिसको भी स्लाइड्स चाहिए वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां से स्लाइड्स डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है अनूप। चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है पोलर अमीनो एसिड कौन सा है। तो देखो एक बहुत ही सिंपल कहानी सुनाने जा रही हूँ। पोलर अमीनो एसिड आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखो जितने भी अमीनो एसिड है ना, इनको आपने दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जितने भी अमीनो एसिड है इनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, नॉन पोलर और पोलर। बहुत ही सिंपल है, नॉन पोलर और पोलर, ठीक है। नॉन पोलर फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक जिसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होती है, दूसरा होते हैं एरोमेटिक जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। पोलर भी दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, एक जिनपे पार्शियली चार्ज, जिनपे थोड़ा सा चार्ज प्रेजेंट है, और नंबर सेकेंड जिनपे कंप्लीट चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो एलिफेटिक अमीनो एसिड्स हैं उनके एग्जांपल होते हैं जीवी मिलाप, शॉर्ट में याद करेंगे जीवी मिलाप, जी फॉर ग्लाइसिन, वी फॉर वैलिन, एम फॉर मिथियोनिन, आई फॉर ल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसिन, ठीक है, ए फॉर एलानिन, पी फॉर प्रोलिन, ठीक है। मतलब ऐसे याद कर लो कि हम मिलाप, हम मिलने गए जी भर के, जीवी मिलाप, हमने जी भर के मीटिंग की, वो है एलिफेटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड। अब मीटिंग की है जी भर के तो भाई अच्छे से खाया पिया होगा, तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए हम पीटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो एरोमेटिक वाली क्लास आती है पीटी, पी मतलब फिनाइल एलेनाइन, टी मतलब ट्रिप्टोफैन, ठीक है। नंबर थर्ड कैटेगरी है पार्शियली चार्ज्ड अमीनो एसिड। पार्शियली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स में देखते हैं कौन कौन आता है। पार्शियली चार्ज्ड अमीनो एसिड में आते हैं आपका ग्लूटामिन, सिस्टीन, एस्पैरेजिन, सेरीन, थ्रियोनिन और नंबर लास्ट टाइरोसिन। ये सारे हैं आपके पार्शियली चार्ज्ड पोलर अमीनो एसिड। और लास्ट पोलर का ही सेकंड कैटेगरी कंप्लीटली चार्ज, इसमें आपके आते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड और नेगेटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड। पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड है हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, और नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। तो हमसे यहाँ पे पोलर अमीनो एसिड पूछा गया है, तो पोलर अमीनो एसिड कौन सा है, थ्रियोनिन। अभी मैंने बताया ना पोलर अमीनो एसिड की दो कैटेगरी है, पार्शियली चार्ज और कंप्लीटली चार्ज। तो ये जो एलानिन, मिथियोनिन और प्रोलिन है, ये सारे के सारे अगर आप देखो इस वाली एलिफेटिक वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये सारे के सारे नॉन पोलर अमीनो एसिड है। तो पोलर अमीनो एसिड क्या है यहाँ पे, थ्रियोनिन। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ए। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो बच्चा बायोकेमिस्ट्री का पेपर देने जा रहा है उसको मैं बता दूं ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। तो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मैट्रिक्स फॉर आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। जो आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी होती है उसमें पॉजिटिव चार्ज मैट्रिक्स की तरह कौन काम करता है। तो आपका DEAE सेलुलोज, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है डाई इथाइल अमीनो इथाइल, DEAE सेलुलोज, डाई इथाइल अमीनो इथाइल सेलुलोज। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में यूज होती है। और ये वाली क्रोमैटोग्राफी हम यूज किसके लिए करते हैं, ये वाली क्रोमैटोग्राफी हम देखने जा रहे हैं किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये वाली क्रोमैटोग्राफी हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के प्योरिफिकेशन के लिए करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी जिसमें आप DEAE सेलुलोज को पॉजिटिवली चार्ज मैट्रिक्स की तरह यूज करते हो, वो किस पर्पस के लिए की जाती है, तो वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के प्योरिफिकेशन के लिए की जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने भी बच्चे हैं, ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक वाइज कोई सेशन नहीं है, ये कोई ऐसा सेशन नहीं है जो मैंने पहले पढ़ाया था उसके टॉपिक में डिस्कस कर रही हूँ। ये बस 2 दिन पहले हमने ऐसे ही सोचा कि बायोकेमिस्ट्री के जो बच्चे हैं या और भी एग्जाम्स के जो बच्चे हैं उनका एक पेपर डिस्कशन कर देते हैं, ताकि उनको आइडिया मिल जाए उनको पेपर कैसा आने वाला है जो वो 2 दिन बाद देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइनोफोर, ठीक है। इनमें से कौन आइनोफोर नहीं है। तो सबसे पहले आपको आइनोफोर का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। देखो आइनोफोर में वर्ड आता है आयंस, आइनोफोर में वर्ड क्या आ रहा है, आयंस। तो आइनोफोर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आइनोफोर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये जो आइनोफोर्स होते हैं ये लिपिड सोल्यूबल होते हैं, और क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल हैं तो ये सेल की मेम्ब्रेन जो लिपिड से बनी हुई है इसमें पेनिट्रेट करके अपनी जगह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आइनोफोर होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। ये देखो ये है आपकी सेल की मेम्ब्रेन, ये रही आपकी लिपिड बाइलेयर जो आपको सिंगर निकल्सन ने मॉडल दिया था। तो ये जो आइनोफोर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं चैनल वाले जो एक तरफ से आयंस लेते हैं और दूसरी तरफ ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे आइनोफोर होते हैं आपके देखने जा रहे हैं कैरियर फॉर्मिंग, जो एक प्रोटीन की तरह आपकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं।
एक तरफ एक आयन से बाइंड करते हैं और फिर दूसरी तरफ उस आयन को ड्रॉप कर देते हैं। तो आयनोफोर के एग्जांपल दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कौन सा इनमें से आयनोफोर नहीं है। तो केनामाइसिन कोई आयनोफोर नहीं है। मोनेंसिन एक आयनोफोर है जो कि सोडियम पोटेशियम जैसे मोनोवेलेंट केटायंस का ट्रांसपोर्ट करता है। वेलिनोमाइसिन भी एक आयनोफोर है जो क्या करता है, जो पोटेशियम देखने जा रहे हैं, जो पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट कौन सी आयनोफोर कर सकती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वेलिनोमाइसिन। मोनेंसिन किसका ट्रांसपोर्ट करती है, मोनेंसिन मोनोवेलेंट केटायंस का ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट बीच में पॉज लगाएंगे और मुझे बता दो स्पीड सही है। बहुत क्विक सेशन है क्योंकि मेरे पास करवाने के लिए 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस क्लियर कर रही हूँ। बहुत क्विक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार मैसेज करके बता दो कि इतनी स्पीड सही है या मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊं। और मेक श्योर कि आपने सेशन लाइक कर दिया है, चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और वीडियो को मैक्सिमम, वो सब छोड़ो, बस शेयर कर दो ताकि सब बच्चों को हेल्प मिले। तो इतनी स्पीड सही है। जो 25 स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, क्या इतनी स्पीड सही है? पहले मैसेज करो, बताओ मुझे क्या इतनी स्पीड सही है, तभी मैं इसी स्पीड के साथ अगले क्वेश्चंस कराऊंगी। या और कोई डाउट आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा? ठीक है, मुझे लेट मी नो फर्स्ट। ठीक है, देखते हैं कौन कौन मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। तभी आगे बढ़ूंगी मैं जब आप मुझे बताओगे कि क्या ये स्पीड सही है, इसी स्पीड से चलूं मैं। लगता है सब लोग सो चुके हैं, एक भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, आ गया। ठीक है, यस मैम, स्पीड इज ओके। ठीक है, हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी। खुशबू, बिल्कुल खुशबू मिश्रा, पीडीएफ मिलेगी। मैं बता देती हूँ, सब बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा है कि पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में अभी मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई थिंक दिया भी हुआ है। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जब आप डिस्क्रिप्शन देखोगे इस वीडियो का तो लिखा हुआ है सर ने फ्री स्टडी मटेरियल टेलीग्राम चैनल, उस चैनल पे जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट किसी का? ठीक है, ओके, ये डाउट हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ सब बच्चों का सिलेक्शन हो, जो भी पढ़ रहा है सब बच्चों का सिलेक्शन हो। आई विश यू गुड लक। ठीक है, 2 घंटे में वहां पे आपको 100 क्वेश्चन करके आने हैं, तो स्पीड तो बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। बोल रहा है इनमें से इंसुलिन के बारे में कौन सी बात सच नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंसुलिन। तो देखो, पहले मैं इंसुलिन के बारे में आपको जनरल नॉलेज दे देती हूँ। ठीक है, इंसुलिन आपको पता ही है, एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड में कम करता है। जिनको भी शुगर होती है उनको इंसुलिन देते हैं ताकि उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। तो इंसुलिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं, इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। मतलब इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड, 2 प्रोटीन की चेन से बना है। और उन प्रोटीन की चेन का नाम है ए और बी। उन प्रोटीन की चेन का नाम है ए और बी। ठीक है, देखने जा रहे हैं। इंसुलिन जो है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, जिसमें 2 प्रोटीन की 2 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, ए और बी। जो ए चेन है इसमें 21 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। जो चेन ए है वो 21 अमीनो एसिड से बनी है और जो चेन बी है वो 30 अमीनो एसिड से बनी है। ठीक है, अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट इंसुलिन का स्ट्रक्चर। तो ये देखो, ये है सपोज ए चेन के अमीनो एसिड, कितने भी बना लो, मैं गिन के 21 नहीं बना रही हूं। ये है बी चेन के अमीनो एसिड, ये मैंने बना दिए बी चेन के अमीनो एसिड थोड़े से ज्यादा। ठीक है, तो ए चेन और बी चेन के बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड, 2 सल्फर से बना हुआ, इस तरीके से शो करते हैं। डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब जाके ये 2 चेन जुड़ती हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया, ये देखो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नंबर भी याद रखना है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इंसुलिन की दोनों चेन के बीच में। और एक और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ ए चेन आपस में बनाती है। मतलब इंसुलिन के पास 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इंसुलिन के पास बच्चों 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। एक बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ ए चेन के पास है और 2 बॉन्ड ए और बी दोनों चेन को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये है इंसुलिन के बारे में सारी नॉलेज। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोलने जा रहा है इंसुलिन हैज 3 चेन लिंक्ड विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मैंने आपको बताया तो है इंसुलिन के पास तो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ही मुझे गलत नजर आ रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ए।
यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ए। इसके बाद मैं आपको बाकी 3 ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी 3 ऑप्शन भी पता चलने चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी इससे, क्या पता अगला क्वेश्चन इन्हीं किसी पॉइंट से आ जाए। तो फर्स्ट, इसका आंसर तो फर्स्ट होगा, ये समझ में आ गया। बाकी 3 देखते हैं कि वो सही कैसे हैं। तो देखो, बोल रहा है इंसुलिन, इंसुलिन जो है ये क्या करने जा रहा है? इंसुलिन आपका ग्लाइकोजन सिंथेज की जो एक्टिविटी है इसको इंक्रीज करता है। तो पहली बात, ये ग्लाइकोजन सिंथेज क्या है? ग्लाइकोजन सिंथेज एक एंजाइम है जो कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनवाता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, इसका मतलब ब्लड में से ग्लूकोज कम हो रहा है और ग्लाइकोजन ज्यादा हो रहा है। तो इंसुलिन का काम यही तो है, इंसुलिन को तो ब्लड में से ग्लूकोज को कम करना है। तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ताकि जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए और ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। तो बी पॉइंट जो है वो इंसुलिन के बारे में बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। सी पॉइंट है कि इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, ये बात भी मैंने आपको बताई है, बिल्कुल सही है। और डी पॉइंट है, इंसुलिन को इंसुलिनेज एंजाइम से डिग्रेड कर सकते हो। अब आपको पता ही है, अगर लिपिड है तो लिपिड का एंजाइम क्या हो जाएगा जो उसको डिग्रेड कर सके? लाइपेज। अगर डीएनए है तो डीएनए का कौन सा एंजाइम है जो उसको तोड़ सकता है? डीएनएज। आरएनए है तो आरएनए को कौन तोड़ता है? आरएनएज। तो ऐसे ही इंसुलिन को भी तो कौन तोड़ता होगा? इंसुलिनेज। तो बाकी 3 ऑप्शन मुझे इंसुलिन के बारे में सही लग रहे हैं, तो मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ए बता दी यहाँ पे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सब तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा पेपर आ जाए तो आप सबका सिलेक्शन होना चाहिए। बोला हुआ है इनमें से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन नहीं है। अब आधे बच्चों को तो यही नहीं पता कि मैम ये पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है। तो पेप्टाइड हार्मोन क्या होते हैं? ऐसे हार्मोन जो प्रोटीन से बने होते हैं, जो प्रोटीन की चेन से बने होते हैं, उनको पेप्टाइड हार्मोन बोलते हैं। तो ईस्ट्रोजन एक स्टीरॉइड हार्मोन है। ईस्ट्रोजन जो है वो प्रोटीन से नहीं बना, वो स्टीरॉइड हार्मोन है। और स्टीरॉइड क्या होते हैं? लिपिड। आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था 4 टाइप के बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं: लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, और जो स्टीरॉइड वाले हार्मोन होते हैं वो लिपिड से बने होते हैं। स्टीरॉइड लिपिड की एक कैटेगरी है। तो यहाँ पे ईस्ट्रोजन एक स्टीरॉइड हार्मोन है, ना कि पेप्टाइड। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट्स मिक्स हैं यहाँ पे। सेल भी आ रहा है, इम्यूनो भी आ रहा है, ठीक है। आपसे मेटाबॉलिज्म भी पूछा हुआ है, सारे सब्जेक्ट मिक्स आते हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि प्योर बायोकेमिस्ट्री आएगी, 1-2 क्वेश्चन हर जगह से आएंगे, मोल बायो से भी आएंगे, हर जगह से आएंगे, टेक्निक से भी आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं वो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है, वो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो गट में भी मिलती है और सलाइवा या मिल्क या टीयर्स इन सब में भी मिलती है। तो वो है आईजीए, याद रखेंगे, वो है आईजीए। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? आंसर ए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक काफी बच्चे पहली बार ये वर्ड सुन रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ध्यान से सुनना, एनोरेक्सिजेनिक। बहुत ही अच्छा वर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनोरेक्सिजेनिक, ठीक है। या मार्क करेंगे अपनी कॉपी में, एक टर्म सिखाने जा रही हूँ भाई, ये एनोरेक्सिजेनिक क्या होता है, ठीक है। बहुत बहुत लोगों को होता है दवाइयां खाने से। देखो क्या होता है एनोरेक्सिजेनिक, क्या होता है? इट इज अ ड्रग, ये एक तरीके का ड्रग होता है, या फिर ये एक तरीके का हार्मोन होता है जो क्या करता है, इसका काम क्या होता है? ये आपकी एपेटाइट, जो आपकी डाइट है, जो आपकी खुराक, हिंदी में बोलूं जो आपकी खुराक है खाने की, ये उसको कम करता है, ठीक है। उसको कम करता है, जिसकी वजह से अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। दोबारा देखने जा रहे हैं, एनोरेक्सिजेनिक एक टाइप का ड्रग या एक टाइप का हार्मोन हो सकता है जो आपकी एपेटाइट को रिड्यूस करता है, और अगर आप कम खाओगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका वेट लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनोरेक्सिजेनिक है, इसको और क्या क्या बोलते हैं? इसको एनोरेक्टिक भी बोलते हैं, एनोरेक्टिक भी इसे ही बोला जाता है, ठीक है। और खाली एनोरेक्सिक भी बोल सकते हो, चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर लो। इट इज अ ड्रग और हार्मोन which reduces appetite, which results in lower food consumption and hence leads to weight loss, ठीक है। तो पूछा हुआ है इनमें से कौन है जो एनोरेक्सिजेनिक की तरह काम करता है। तो लेप्टिन, मैं बता दूं, लेप्टिन है जो एनोरेक्सिजेनिक की तरह काम करता है। आपके जो एडिपोज टिश्यू हैं वो इसको सिक्रेट करते हैं।
अब ये भी पूछा जा सकता है कि लैक्टिक एक एनोरेक्सिक जेनिक है, उसको कौन सिक्रेट करता है? उसको एडिपोज टिश्यू सिक्रेट करते हैं। तो अपनी कॉपी में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, लिख लो एनोरेक्सिक जेनिक क्या होता है। और लैक्टीन जो है वो एनोरेक्सिक जेनिक इसलिए है क्योंकि वो ये सेम काम करता है और उसको एडिपोज टिश्यू सिक्रेट करते हैं। इसी के बाद फर्दर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये भी बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पता होना चाहिए। बोल रहे हैं इनमें से वो कौन सा अमीनो एसिड है जिसको बस एक ही कोडोन से कोड किया जाता है? आपको पता है ना, आपके पास बहुत सारे कोडोन हैं, यस और नो? आपके पास 64 कोडोन है, जिनमें से 3 क्या हैं आपके स्टॉप कोडोन है। तो पूछा हुआ है इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जिसको एक ही कोडोन कोड करता है। अमीनो एसिड तो 20 हैं, या फिर आज के टाइम में आप बोल सकते हो 22 हैं, ठीक है। तो 64 कोडोन है, 64 कोडोन में से 3 तो स्टॉप कोडोन हो गए, मतलब बचे कितने? 61। तो 61 कोडोन है सिर्फ 20 अमीनो एसिड के लिए। तो पूछा हुआ है एक वो कौन सा अमीनो एसिड है जिसको एक ही कोडोन कोड करता है। तो इसके भी नोट्स बना लेंगे। सिर्फ 2 ही ऐसे अमीनो एसिड है जिनके लिए एक कोडोन है और उनका नाम है मीथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। लिख लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में, सी ऑप्शन में ट्रिप्टोफैन नजर आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। लिख लो, मीथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए एक ही कोडोन है। मीथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए एक ही कोडोन है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है ऑप्शन में मीथियोनिन डाल दे। बाकी चाहो तो नॉलेज के लिए लिख सकते हो, ल्यूसीन हो गया, सेरीन हो गया, और आपका जो आर्जिनिन अमीनो एसिड है, अरे लिख लो, नॉलेज की बात है, ठीक है। ये देखो, ल्यूसीन हो गया, सेरीन हो गया, आर्जिनिन हो गया, इनके लिए 6 कोडोन है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं। मीथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए एक है, ल्यूसीन सेरीन आर्जिनिन के लिए 6 है। और देख लो, आपका जो ग्लाइसिन है, वेलिन है, प्रोलीन है, ग्लाइसिन, वेलिन, प्रोलीन, और जो आपका एलानिन है और जो थ्रियोनिन है, इन सब के लिए 4 कोडोन है। और ऑलमोस्ट बाकी जितने बचे हैं, जो बाकी अमीनो एसिड बचे हैं, उन सब के लिए 2 कोडोन है। मीथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए एक है, और 3 ल्यूसीन सेरीन आर्जिनिन के लिए 6 हैं, फिर ग्लाइसिन, वेलिन, प्रोलीन, एलानिन और थ्रियोनिन के लिए 4 हैं, और ऑलमोस्ट बाकी जितने बचे हैं उनके लिए 2 कोडोन होते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो। ओके सलोनी, आप बोल रहे हो मैम लास्ट टाइम की भी पीडीएफ नहीं मिली है, रिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है। लास्ट टाइम की पीडीएफ मैं बोल तो रही हूँ, ये दोनों पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ तो जस्ट अभी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और जो लास्ट वाली पीडीएफ है वो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो कल आफ्टरनून तक टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगी, 100% वो आ जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, अदरवाइज हैंड रिटन तो आ ही जाएंगे, ठीक है। ओके सलोनी, डाउट क्लियर हो गया आपका? मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ये नोट कर लिया सबने? मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रही हूं ताकि बच्चे नोट कर लें किस अमीनो एसिड के लिए कितने कितने कोडोन है। कॉपी पेन लेके बैठे हो या टाइम पास कर रहे हो बस? चलो चलते हैं, आई थिंक लिख लिया होगा बच्चों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधा घंटा हो गया है और सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हुए हैं। इस स्पीड से तो हम सिर्फ 40-50 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई बात नहीं, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं अच्छे से होने चाहिए, कुछ नॉलेज मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा आपको, ठीक है। मजा आ रहा है सबको? कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर सब कुछ आता था? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अरे वाह, बहुत ही अच्छा। देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। और ये देखो, सर ने लाइव चैट में टेलीग्राम लिंक शेयर कर दिया है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। टेलीग्राम लिंक सर ने शेयर कर दिया है, इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। यहीं पे पीडीएफ मिलेगी आज की जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो यहीं पे मिलेगी, ठीक है। पूरे 100 क्वेश्चंस है इसमें, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस है इस पीडीएफ में। डिस्कस कितने भी करें, पीडीएफ पूरे 100 क्वेश्चंस की मिलेगी आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है क्वेश्चन में, देखने जा रहे हैं क्या है। पूछा है, ये गैलेक्टोसिस ही ऑप्शन में पूछा है, विच शुगर विल गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विथ सेलिवेनॉफ टेस्ट। अब देखने जा रहे हैं कि भाई ये सेलिवेनॉफ टेस्ट क्या है। हमसे पूछ लिया कि कौन सी शुगर, मेनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, इनमें से वो कौन सी शुगर है जो सेलिवेनॉफ टेस्ट
टेस्ट दे सकती है। अब ये सेलिवनॉफ टेस्ट क्या है देखने जा रहे हैं। ये सेलिवनॉफ टेस्ट क्या है? सेलिवनॉफ टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। मैं दोबारा बताने जा रही हूं, सेलिवनॉफ टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। एल्डिहाइड में ग्रुप है CHO और कीटोन का मतलब कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो होता क्या है, इस टेस्ट में हम 6 HCl यूज करते हैं, 6 मोलर HCl की कंसंट्रेशन यूज करते हैं। तो जैसे ही इस कंसंट्रेशन में हम कोई भी ऐसी शुगर डालते हैं जिसके पास कीटोन ग्रुप है, वैसे ही हमें बहुत क्विकली टेस्ट ट्यूब में रेड कलर मिल जाता है। ठीक है, और अगर इसी 6 HCl में मैंने कोई ऐसी शुगर डाली है जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो मुझे बहुत ही फेंट, बहुत ही पेल सा पिंक कलर नजर आता है। लेकिन फर्क क्या है, कीटोन वाला भी कलर देगा, एल्डिहाइड वाला भी कलर देगा, लेकिन जो कीटोन वाला है ये बहुत ब्राइट कलर देता है और जो एल्डिहाइड वाला है ये बहुत ही पेल कलर देता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कीटोन जो है वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेटेड हो जाता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। जो डिहाइड्रेशन पावर है वो कीटोन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, इसीलिए कीटोन ग्रुप बहुत क्विकली रिएक्शन करता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये जो मैनोज है, ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, ये तीनों क्या है? ये ऐसी शुगर है जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। लेकिन सुक्रोज ऐसी शुगर है जिसके पास कीटोन ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। अरे यस और नो? सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जिसके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। मैं कहां लिखूं? यहां लिखती हूँ छोटा सा। सुक्रोज जो है वो 2 शुगर से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी? फ्रक्टोज से मिलके और ग्लूकोज से मिलके। फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप होता है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज ऐसा है जिसके पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो सुक्रोज इस टेस्ट को बहुत ही क्विकली पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि कीटोन ग्रुप बहुत क्विकली रिजल्ट देते हैं इस टेस्ट में, बिकॉज दे गेट डिहाइड्रेटेड फास्टर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलू मैं आगे। ये सब बातें आप नोट करते रहो, ये सारी बातें आप नोट करते रहो कि जो सेलिबनफ टेस्ट है वो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। मैं हाईलाइट कर देती हूँ जहां जहां मैंने लिखा है। ये देखो, सेलिबनफ टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज करते हैं। एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप, कीटोन मतलब COO ग्रुप। C6 HCl सॉल्यूशन लेते हैं, अगर उसमें कीटोन ग्रुप डालेंगे तो रेड कलर मिलेगा, और अगर इसी 6 HCl में एल्डिहाइड ग्रुप वाली शुगर डालेंगे तो पेल पिंक कलर मिलता है। तो ये चारों में से 3 शुगर ऐसी हैं जो एल्डिहाइड ग्रुप वाली हैं, तो बहुत देर में रिएक्शन देंगी। लेकिन सुक्रोज ऐसा है जिसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट है, मतलब कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसीलिए सुक्रोज इस टेस्ट को बहुत क्विकली पॉजिटिव रिजल्ट देगा। चले आगे, अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, देखने जा रहे हैं, विच इम्यूनोग्लोबिन इज प्रीडोमिनेंट इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब आपको कोई भी इंफेक्शन हुआ है और फर्स्ट टाइम जब उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं, तो वो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है जो सबसे पहले बनती है? तो उसका नाम है IgM। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? बी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन एस्टिमेशन मेथड। इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो प्रोटीन को एस्टिमेट नहीं करता? ठीक है, तो मैं बता दूं, जो आपका बारफोर्ड्स मेथड है, देखने जा रहे हैं, आपका जो बारफोर्ड्स मेथड है, बैरफोर्ड टेस्ट, ये प्रोटीन को एस्टिमेट नहीं करता, क्योंकि ये मेथड डिटेक्ट करने में हेल्प करता है मोनोसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को। दोबारा बता देती हूँ, ये जो मेथड है ऑप्शन नंबर सी, बैरफोर्ड्स टेस्ट, ये टेस्ट आपकी किसके डिटेक्शन में यूज होता है? मोनोसेक्राइड की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। और मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड एक तरीके के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना कि के प्रोटीन। ठीक है, तो नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री में ऐसे टेस्ट तो पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है, आज भी आप देखना, आज की क्लास में भी मैं जितने भी क्वेश्चन करवा पा रही हूँ, चाहे मैं 50-60 कितने कराऊं, कम से कम 9-10 क्वेश्चन तो वैसे टेस्ट वाले ही होंगे। ठीक है, 100 में से 9-10 क्वेश्चन आपको ऐसे टेस्ट वाले ही मिलेंगे। ये सारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे CSIR का हो, चाहे जैम का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे DU का हो, चाहे BHU का हो, इस टाइप के क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे आपको।
तो जरूरी नहीं है सिर्फ डीयू वाले बच्चे देखें, जिसने भी पढ़ रखा है या कोई कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहता है वो कोई भी देख सकता है, लेकिन ये सिर्फ मैं स्पेशली उनके लिए मस्ट है जो डीयू का एंट्रेंस देने जा रहे हैं। लेकिन बहुत नॉलेज वाला सेशन है, हर पॉइंट पे आपको नॉलेज मिल रही है, तो हर बच्चा देखेगा तो कहीं ना कहीं जरूर फायदा होगा। ऑल द एमएससी एंट्रेंसेज स्टूडेंट सबको कहीं ना कहीं फायदा होगा। जैम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, गेट में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। जो बच्चे पीएचडी मतलब एमएससी कर चुके हैं, गेट का एग्जाम देंगे या पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हैं, उनके भी सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक नोट कर लिया होगा, इतने मैंने आपको अपनी बातें बता दी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा नहीं है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? एक ऐसा डिसऑर्डर, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, और इम्यून सिस्टम का मतलब जो अटैक करता हो। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी सेल्फ अपने ही ऊपर अटैक करने लग जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को मार रहे हो, पीट रहे हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही हेल्दी सेल्स को किल करने में लग जाता है। ऐसे डिसऑर्डर्स को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और जो एल्जाइमर डिजीज है ये ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है काफी बच्चे ना यहाँ पे सोचेंगे कि ये क्या हो गया इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना, यहाँ पे जितने भी 30 स्टूडेंट्स हैं सबका प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी बिल्कुल इतनी सी जरा सी केमिस्ट्री है। बस मुझे बता दो कि सही चल रहा है ना, सब कुछ स्पीड वगैरह सब सही है? नोट्स बनाने में दिक्कत तो नहीं हो रही? थोड़ा और टाइम चाहिए क्या नोट्स बनाने के लिए, या इसी स्पीड से कंटिन्यू करूं? कुछ सीखने को मिल भी रहा है या टाइम पास कर रहे हो? कौन कौन बच्चा एग्जाम दे रहा है 6 सितंबर को? कौन कौन बच्चा है जो 6 सितंबर को एग्जाम दे रहा है? एक बार मुझे बताओ कौन कौन बच्चा है जो 6 सितंबर को डीयू का एग्जाम दे रहा है, या जिसने अभी बीएचयू का एग्जाम दिया है, या जो जैम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, गेट नेट। देखती हूँ मैं किस किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, उसी के हिसाब से चलेंगे। मेरा नेट फिर से नहीं चल रहा या तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है। कौन कौन बच्चा है जो एग्जाम देने जा रहा है परसों, या जिसने बीएचयू का एग्जाम दिया है, या जो कमिंग जैम 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या जो नवंबर सीएसआर के लिए प्रिपेयर कर रहा है? मत बोलो, कोई बात नहीं। अब तुम डाउट पूछोगे ना, मैं भी नहीं बोलूंगी। अब भी अगर तुमने लाइव चैट में डाउट टाइप किया ना, तो मैं भी तुम्हें ऐसे इग्नोर करने वाली हूँ। ठीक है, इसी के साथ जो बच्चा रिप्लाई करेगा मैं भी उसी के डाउट का रिप्लाई करूंगी। ये चीज मेरी क्लास में तो बिल्कुल क्लियर समझ लो। ठीक है, ठीक है, मैं भी अपने आप को इतना कष्ट नहीं दूंगी। अगर आप लोग टाइप करने में इतना कष्ट नहीं उठाना चाह रहे हैं, तो मैं भी आपका मैसेज पढ़ के उस क्वेश्चन का रिप्लाई देने का कष्ट बिल्कुल नहीं करूंगी। ठीक है, चलो एक वी केमिस्ट्री का मैं डाउट जरूर बताऊंगी, क्योंकि इसने बता दिया है कि मैम मैं DU 2021 का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 2020 नहीं दे रहे हो, 2021 दोगे तब भी कोई बात नहीं है, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और बाकी हमारी कंटिन्यूअसली क्लासेस होती हैं, संडे टू संडे तो होती हैं, उसमें पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो वो क्लासेस भी आप रेगुलर लो। हाँ हाँ, अब ओके। रीना, CSIR नेट, ओके। तो रीना आपको पता ही है CSIR नेट में भी सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और गेट में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वेरी गुड। मल्ले केडी, ऑन 8 आई हैव एग्जाम DU बायोकेमिस्ट्री। वेरी गुड, फिर तो आपके लिए सेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कैसा लग रहा है आपको? मैम 2020, ठीक है। रीता श्री 2020, सलोनी नवंबर CSIR। सलोनी, संडे वाले जितने भी सेशंस हैं, सेल बायोलॉजी चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैप टेक्निक जो सिखाई थी लास्ट क्लास में, आती है, बहुत बार आती है। ठीक है, सारे मेक श्योर सारे सेशंस लो आप। और मला केडी, आपका तो एग्जाम है ही बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ चलते हैं 16th क्वेश्चन पे देख रहे हैं इस बार। बोल रहा है, ध्यान से समझना, स्क्रीन पे और कॉपी पेन तैयार रखो। बोल रहा है विच अमीनो एसिड ऑफ अ प्रोटीन, एक प्रोटीन है जो अमीनो एसिड से बना है, हमें भी पता है। तो पूछ रहा है प्रोटीन का कौन सा अमीनो एसिड है विच कैन मेक स्किफ बेस विद रिड्यूसिंग शुगर। कैसे कैसे टर्म्स आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। तो चलो देखते हैं। एक टर्म में अमीनो एसिड, वो आप सबको पता ही है, अमीनो एसिड प्रोटीन को बनाने वाली बिल्डिंग ब्लॉक है। दूसरा वर्ड आया है यहाँ पे स्किफ्स बेस, देखने जा रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है स्किफ्स बेस, तो ये स्किफ्स बेस क्या है?
बहुत ही सिंपल है, मैं बताने जा रही हूँ व्हाट इज स्किप्स बेस स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो अपने अपने कॉपी पेन लेके सब लोग रेडी रहेंगे। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं स्किप्स बेस। बस इतना समझ लो, अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला है R1 R2 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और R3, तो इसी को आप स्किप बेस बोलोगे। दोबारा देखने जा रहे हैं स्किप बेस क्या है। अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं ज्यादा, बायोलॉजी केमिस्ट्री मिक्स करके पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला है R1 R2 R3 और बीच में कैल्शियम और सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड स्किप बेस की तरह काम करेगा। तो अब ये R1 R2 और R3 क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है। मतलब ये कार्बन के कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, ये कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, R1 R2 R3 कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन R2 और R3 के बीच में, R2 और R1 के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन R3 और R2 के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है। इसी को मैं स्किप बेस बोलूंगी। तो इतनी बात तो मुझे क्लियर हो गई। इसके आगे देखते हैं। एक और टर्म है यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, देखने जा रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, बहुत जरूरी है। बट आर रिड्यूसिंग शुगर, ऐसी शुगर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप मिलता है, उनको रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। मतलब ये जो CHO ग्रुप है इनके पास, एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर इन कार्बोहाइड्रेट के पास C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है, तो ये फ्री होना चाहिए, बाउंडेड नहीं होना चाहिए। इन्हीं शुगर को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो मुझे बताना है इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है, बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो रिड्यूसिंग शुगर के साथ, मतलब वो कौन सा अमीनो एसिड है जो ऐसी शुगर जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, उनके उनके साथ रिएक्ट करके स्किप बेस बना सकता है। तो भाई मुझे इतना पता चल रहा है कि मुझे नाइट्रोजन चाहिए, मुझे एक ऐसा अमीनो एसिड चाहिए जिसके पास नाइट्रोजन हो। तो मैंने देखा लाइसिन अमीनो एसिड, वैसे तो सारे ही अमीनो एसिड, एक बात बता दूं, सारे ही अमीनो एसिड के पास नाइट्रोजन होता है, क्योंकि अमीनो एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर में कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक तरफ उसके पास NH2, ठीक है, एक ग्रुप उसके पास COOH और एक उसके पास साइड चेन वेरिएबल। लेकिन ध्यान देना, सारे अमीनो एसिड के पास ये जो NH2 है, ये NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है। मुझे यहाँ पे R के साथ चाहिए, मुझे R साइड चेन के पास नाइट्रोजन चाहिए, ना कि मेन कार्बन के पास नाइट्रोजन चाहिए। तो लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड है, लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड है जिसकी साइड चेन में NH3 पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। तो मैं लाइसिन को सिंपल ऐसे लिखने जा रही हूं, लाइसिन को सिंपल ऐसे लिखने जा रही हूं कि इसके पास कोई R3 नाम की चेन है, वो कुछ भी हो सकती है, और उस साइड चेन के पास NH3 पॉजिटिव ग्रुप है, ठीक है। और अब देखने जा रहे हैं, और अब मैंने मान के चला कि यहाँ पे एक रिड्यूसिंग शुगर है जिसके पास फ्री कीटोन ग्रुप है, और इस रिड्यूसिंग शुगर के पास दो ग्रुप हो सकते हैं R1 और R2 के नाम से, ठीक है। तो इनके बीच में कैसी रिएक्शन होती है वो देखने जा रहे हैं। इनके बीच में कैसी रिएक्शन होती है, होता क्या है, ये जो NH3 पॉजिटिव के पास प्रोटॉन है ये रिलीज हो जाता है, मतलब एक H पॉजिटिव रिलीज हो गया। तो ये NH3 पॉजिटिव ने अपना एक H प्लस लूज कर लिया, तो इसके पास बचा क्या, इसके पास दो हाइड्रोजन बच गए। ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड होके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो बाकी क्या बच जाएगा, बाकी R3 बच जाएगा, उसके पास एक नाइट्रोजन बच जाएगा, ठीक है। ये H3 प्लस तो चला ही गया है, एक H प्लस प्रोटॉन की फॉर्म में, और दो हाइड्रोजन चले गए ऑक्सीजन के पास, ये ऑक्सीजन भी चला गया। तो अल्टीमेटली आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये क्लियर है तो बाकी सारे क्वेश्चन भी क्लियर हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास ये स्ट्रक्चर हो वो स्किप बेस कहलाएगा। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? जोश चाहिए मुझे, क्या ये क्लियर है? वरना मैं ये क्वेश्चन दोबारा समझाऊंगी, 10 बार और समझेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल टर्म्स में, ज्यादा स्ट्रक्चर को पूरा फॉलो अप नहीं किया है, पूरा लाइसिन को बनाने की जरूरत नहीं है, पूरी शुगर को बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मान लिया कि हमें पता है लाइसिन के पास NH3 पॉजिटिव मिलता है, तो उसका जितना भी बाकी का स्ट्रक्चर है उसको R3 नाम दे दिया। और जो शुगर है, जो रिड्यूसिंग शुगर है, उसके पास सपोज फ्री कीटोन ग्रुप मिल रहा है, तो बाकी जो उसके पोर्शंस हैं उसको R1 R2 नाम दे दिया और दोनों की रिएक्शन दिखा दी। तो एक बच्चे का मैसेज आया है सिर्फ वी केमिस्ट्री का कि यस मैम मुझे क्लियर है, वी केमिस्ट्री ने बोला है क्लियर है। बाकी 25 स्टूडेंट्स हैं, बाकी बच्चों को क्लियर है?
क्लियर मैम, ओके 2 बच्चों का मैसेज आया है। सिर्फ इन 2 बच्चों को ही सोच रही हूँ नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ अलग से व्हाट्सएप नंबर लेके। बाकी बच्चे जब पढ़ ही नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो इनको फालतू में पीडीएफ क्यों प्रोवाइड करानी। बाकी स्टूडेंट्स मैं भी बैठी हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी बैठी हूँ आराम से, ठीक है। रिस्पॉन्स चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 3 बच्चों का मैसेज आया है, रीना का भी मैसेज आ गया। बाकी स्टूडेंट्स क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? फिर बता देती हूँ, फिर सुन लो जिसको क्लियर नहीं है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच अमीनो एसिड ऑफ अ प्रोटीन कैन मेक स्किफ बेस विद रिड्यूसिंग शुगर। तो स्किफ बेस का हाईलाइट कर रही हूँ। स्किफ बेस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है स्किफ बेस का, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको रिड्यूसिंग शुगर बता दिया कि जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। तो लाइसिन, मैंने दिमाग लगाया, लाइसिन ऐसा अमीनो एसिड होता है। अब स्ट्रक्चर तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि लाइसिन के पास आपके पास NH3 मिलता है। तो लाइसिन के पास साइड चेन में NH3 पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। और ये मैंने फ्री कीटोन वाली शुगर मान ली जिसके पास R1 R2 ग्रुप है। इन दोनों की रिएक्शन कराई तो हुआ क्या, NH3 पॉजिटिव ने पहले एक प्रोटॉन रिलीज कर दिया ताकि उसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन बच जाएं, और ये दोनों हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O वाले O से रिएक्ट कर गए, वाटर बना लिया, और अल्टीमेटली हमें स्किफ बेस मिल गया। काफी बच्चों का मैसेज आ गया, वेरी गुड। विमल, सलोनी, शिवा, काजोल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मुझे भी नाम याद होंगे, मजा आएगा। इसी के साथ चलते हैं। अरे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन अलग ही है, कोई किसी सब्जेक्ट से, कोई किसी सब्जेक्ट से। तो मान के चलो आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जंप कर रहे हो, ठीक है। तो सोचो आपको जब पेपर देना है, जिस बच्चे को पेपर देना है, चाहे अभी चाहे 1 साल बाद, आपकी इतनी अच्छी आपके कंसेप्ट होने चाहिए, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपको नोट्स इतने अच्छे से आने चाहिए कि आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज जंप नहीं करना। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री का आ गया, दूसरा ये मेटाबॉलिज्म का आ गया, तीसरा नीचे मोल बायो क्वेश्चन नजर आ रहा है मुझे। तो सब्जेक्ट वाइज जंप करना है आपको, ठीक है। और मैं फिर बता रही हूँ, सिलेक्शन लेने के लिए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता। सिलेक्शन नाम भी समझ में आ रहा है, सिलेक्शन लेने के लिए सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना जरूरी होता है। मोटी मोटी बुकें पढ़ के कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, स्मार्ट स्टडी करके सिलेक्शन होगा। जो CSI के बच्चे हैं उनके पास 13 यूनिट्स हैं, 13 में से अच्छी अच्छी 8 और 9 यूनिट्स कर लो, सिलेक्शन की गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही जैम वाले बच्चे ज्यादा जगह मत भागो, अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब स्ट्रॉन्ग रखो। बायोलॉजी तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, जैम की बायोलॉजी तो सुपर डुपर इजी आती है, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज यूज्ड एज हाइपर ग्लाइसीमिया हार्मोन, देखने जा रहे हैं। विच हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन है जिसको हाइपरग्लाइसेमिया हार्मोन बोलते हैं। तो पहली बात, ये हाइपरग्लाइसेमिया हार्मोन क्या होता है। देखो, ये क्या होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज। ये ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा करता है। ये हाइपरग्लाइसेमिया एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा करता है। रीजन क्या है, ज्यादा का मतलब क्या है, सुन लो। रीजन क्या है इसका, सुन लो। हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन जो होते हैं ना, वो कब सीक्रेट होते हैं ज्यादातर, ये जो है ये कब सीक्रेट होते हैं, दीज हार्मोन आर सीक्रेटिंग ड्यूरिंग फास्टिंग। जब आप लोग फास्टिंग रखते हो, व्रत वगैरह रखते हो, तो आप कुछ खाते नहीं हो, इसका मतलब आपको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले हैं। कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस आपको ग्लूकोज नहीं मिला, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा। तो उस लेवल को अप करना, मतलब जो लेवल डाउन हुआ है उसको थोड़ा सा बढ़ा के मेंटेन करना, ये सारा काम हाइपरग्लाइसेमिया हार्मोन का होता है। दोबारा सुन लो, व्हाट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग फास्टिंग टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ग्लूकागोन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज का लेवल हाई करता है। ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। जो सी ऑप्शन है इंसुलिन तो मैंने अभी आपको बताया ही था पहले, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, लेकिन ग्लूकागोन उसके अपोजिट काम करता है। ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है। लिख लो, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है ब्लड के अंदर, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोफेसर होवार्ड टेमिन किस चीज के लिए फेमस हैं।
प्रोफेसर होवार्ड टेमिन किस चीज के लिए फेमस हैं? तो प्रोफेसर होवार्ड टेमिन जो हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए फेमस हुए थे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बताया था, जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। मतलब आप बोलते हो कि डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है, डीएनए से अगर क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो ऐसा देखा गया कि ये जो आपका आरएनए है ये भी वापस डीएनए बना सकता है, मतलब रिवर्स काम कर सकता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो इस चीज के लिए कौन फेमस हुए थे? प्रोफेसर होवार्ड टेमिन, इन्होंने ही बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलें आगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? डी। ये सारी बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, एक और चीज, चलो ये क्वेश्चन आया ही है, तो आप लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है कि देखने जा रहे हैं क्या कंफ्यूजन रहती है कि डीएनए पॉलीमरेज वर्ड कहाँ यूज करना है, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ वर्ड यूज करना है, या और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। देखो ध्यान से देखने जा रहे हैं, जब भी डीएनए से डीएनए बनता है, मतलब डीएनए अगर डीएनए बना रहा है तो एंजाइम का नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो बन क्या रहा है, आरएनए, तो एंजाइम का नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन ये जो डीएनए बना है ये किसकी वजह से बना है? डीएनए की वजह से ही बना है। तो इस एंजाइम को पूरा बोला जाता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर डीएनए ने डीएनए बनाया है तो बना क्या है, डीएनए, तो नाम बोल दिया डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन टेम्पलेट क्या यूज हुआ है, डीएनए, इसलिए पूरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सिमिलरली अगर डीएनए ने आरएनए बनाया है तो आरएनए पॉलीमरेज तो बोलोगे, लेकिन पूरा नाम क्या होगा? पूरा नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सिमिलरली सपोज ये देखो, सपोज आरएनए ने बनाया है आपका डीएनए, तो बना क्या है, डीएनए, तो नाम बोलोगे डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन टेम्पलेट क्या यूज हुआ है, आरएनए, तो पूरा नाम हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये सारे वर्ड्स में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बोल रहा है जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, 7 बज चुके हैं, सिर्फ 19 ही क्वेश्चन हुए हैं, एटलीस्ट 60 तो कराऊं मैं, 60 65, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। 19th क्वेश्चन, 19th, 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन, 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन जो है ये सबसे ज्यादा किस में मिलता है, ये अबंडेंटली किस में प्रेजेंट होता है? तो जो कोलेजन है, जो आपका कोलेजन है, कोलेजन आपको पता होगा, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन फाउंड इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म जो मिलती है प्रोटीन की वो कोलेजन है, और इस कोलेजन के अंदर सबसे ज्यादा 4 हाइड्रोक्सीप्रोलिन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर हरगोबिंद खुराना किस चीज के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने पहली बार बनाई हो? तो उन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाया था पहली बार, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज के बारे में बताया था पहली बार। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विच वन इज अ ट्रू मेम्ब्रेन प्रोटीन? तो ये देखो, थोड़ा सा मैं मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बता देती हूँ। ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। तो ये देखो, ये रही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी है। तो आपको पता है लिपिड का स्ट्रक्चर, लिपिड के जो हेड होते हैं वो पोलर, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लिपिड के जो हेड होते हैं वो पोलर होते हैं। और लिपिड की जो ये फैटी एसिड टेल है, जो मैंने डायमंड शेप में कुछ रिप्रेजेंट किया है, लिपिड की ये जो फैटी एसिड टेल होती हैं ये हाइड्रोफोबिक होती हैं। कैसी होती हैं? हाइड्रोफोबिक। तो मेरा लास्ट लेक्चर जरूर देखना अगर आप लोगों को ये सारा मेम्ब्रेन का कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो कैम अकेडमी पे जाके आप देख सकते हो। मैंने सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पे एक हाफ लेक्चर लिया था 2 घंटे का, इस संडे को उसको कंप्लीट करूंगी, ठीक है। बहुत अच्छा था, ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट करना है तो आपके पास भी अगर किसी प्रोटीन को इस मेम्ब्रेन में स्पेन करना है, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, तो उसके पास हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होने चाहिए, क्योंकि फैटी एसिड कैसी है, फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक है। अगर आपके पास हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड नहीं है तो आप इस हाइड्रोफोबिक कोड, जो फैटी एसिड ने हाइड्रोफोबिक का रास्ता बना रखा है, इसको आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? यस और नो?
तो इसके लिए आपके पास हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होने चाहिए, और ग्लाइकोफोरिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास बहुत सारे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड मिलते हैं, और ये आरबीसी का मेम्ब्रेन प्रोटीन है, आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ग्लाइकोफोरिन। इसी के बारे में एक और चीज भी बता देती हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब ये जो फैटी एसिड है, इनकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो एक सिंगल हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? भाई फैटी एसिड इधर भी लिपिड की लेयर है, दूसरी तरफ भी लिपिड की लेयर है, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो दो लिपिड की लेयर प्रेजेंट है, तो एक सिंगल हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड तो पूरी लेयर को पास नहीं करवा पाएगा। तो कम से कम 16 से लेके 20 लगातार हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का स्ट्रेच होना चाहिए। ठीक है, एक पूरी सीक्वेंस होनी चाहिए जिसमें लगातार 20 से 16 तक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, ताकि प्रोटीन की एक लेंथ हाइड्रोफोबिक बन जाए और मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर जाए। अगर आपके पास ये एक ही स्ट्रेच प्रेजेंट है तो आप एक ही बार मेम्ब्रेन को पास कर सकते हो। अगर एक और ऐसा 16 से 20 लगातार हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का पैच प्रेजेंट है तो आप एक और बार मेम्ब्रेन को पास कर सकते हो। तो जितने ज्यादा हाइड्रोफोबिक पैच को हाइड्रोफोबिक डोमेन भी बोलते हैं, तो जितने ज्यादा हाइड्रोफोबिक डोमेन होंगे उतनी टाइम्स, ठीक है, उतनी टाइम्स आप मेम्ब्रेन को क्या कर सकते हो? स्पैन कर सकते हो। तो ग्लाइकोफोरिन के पास एक हाइड्रोफोबिक पैच होता है, तो ग्लाइकोफोरिन एक बार मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। ये क्वेश्चन भी आएगा आगे, इसीलिए यहीं पे समझा दिया सारा। चलो आगे, ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट ये समझाया इसलिए क्योंकि ये सेम क्वेश्चन नीचे आने वाला है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक किसी ने सुना नहीं होगा। ठीक है, पूछा है इनमें से कौन सी एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो रिड्यूसिंग तो मैंने आपको बताया था, जिसके पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री मिले। लेकिन एक टर्म है यहाँ पे, ट्री हेलोस। ट्री हेलोस क्या है? ट्री हेलोस एक शुगर है जिसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ट्री हेलोज एक शुगर है जिसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन होता क्या है, दोनों ग्लूकोज के पास जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, ये आपस में लिंक होता है, फ्री नहीं होता। जनरली ग्लूकोज के पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये फ्री है, लेकिन ट्री हेलोस में 2 ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं और दोनों का एल्डिहाइड ग्रुप आपस में बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ट्री हेलोस नॉन रिड्यूसिंग कहलाती है, क्योंकि जो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री था उन्होंने आपस में दोनों ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, चले आगे। तो 23 का आंसर हो गया ए, ट्री हेलेज। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 था आई थिंक। ठीक है, हर्शे और चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक में सल्फर को लेबल किया था, एक में फास्फोरस को। याद है ना हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट? तो हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे सी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि मेरे पास कराने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखने जा रहे हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है इनमें से पीसीआर का पार्ट कौन सा नहीं है? मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें आप डीएनए की कॉपी कराते रहते हो, एम्प्लीफिकेशन कराते रहते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसका पार्ट नहीं है? तो मैं बता दूं, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब टीपी, ट्राइफॉस्फेट, और न्यूक्लियोटाइड मतलब ये जो आपके एडिनोसाइन वगैरह होते हैं। तो जैसे कि एटीपी हो गया, जीटीपी हो गया, टीटीपी हो गया, सीटीपी हो गया। ठीक है, ये सब पीसीआर का पार्ट नहीं है, क्योंकि पीसीआर में आप डीएनए की कॉपी कराते हो, और बच्चा जानता है डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज करे जाते हैं। मतलब ये जो सीटीपी है ये डीऑक्सी फॉर्म में यूज किया जाता है। तो डीसीटीपी, डीएटीपी, डीटीटीपी और डीजीटीपी यूज होता है, ना कि खाली सीटीपी, एटीपी, जीटीपी और टीटीपी। ये तो बच्चा बात जानता है। ठीक है, कि आरएनए में यूज होता है ये एटीपी वगैरह, डीएनए में डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज होता है। डीएनए का नाम यही तो है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड अमीनो एसिड। अरे यस और नो? तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये डीऑक्सी फॉर्म में यूज होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज होती है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? डी। इसी के साथ, अरे अभी तो समझाया था, इसी के साथ 26 क्वेश्चन आ गया ग्लूकागोन के ऊपर। मेरी राइटिंग पे मत जाना, स्पीड में लिख रहे हैं इसलिए फटाफट लिख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, ग्लूकागोन क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्लूकागोन क्या करता है? तो देखो मैं आपको बता दूं, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा करता है। यस और नो? देखो, जब आप
ध्यान से देखने चाह रहे हैं, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा करता है, और ये जब लीवर सेल में काम करता है तो साइक्लिक एएमपी, पूरी साइकिल है इसकी, जो कभी मेटाबॉलिज्म की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकागोन के बारे में अभी इस क्वेश्चन में इतने जान लो कि ये लीवर सेल में साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी साइकिल है जो मैं मेटाबॉलिज्म जब भी स्टार्ट करूंगी उसकी क्लास में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ब्लड क्लॉटिंग में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, कहीं भी आपका ब्लड निकलता है वो अपने आप रिकवर कर जाता है ना, क्लॉट कर जाता है, यूं थोड़ी जिंदगी भर बहता ही रहता है। तो जो ब्लड क्लॉटिंग होती है इसमें कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो सुन लो इसके बारे में, इसकी कहानी सुन लो भाई, सुन लो इसकी कहानी। विटामिन के हेल्प करता है, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। रीजन क्या है ये देखो, पहले तो विटामिन के बारे में बता दूं, विटामिन के एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। अरे एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए, विटामिन के एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, तुम्हारी लाइव चैट नहीं देख पा रही हूं मैं, तो मुझे पता नहीं कौन कौन बच्चा प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ इतना दिख रहा है 25 बच्चे प्रेजेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कराने तो लाइव चैट अभी नहीं पढ़ रही हूँ। तो विटामिन के एक फैट सोल्यूबल क्या है, विटामिन है, जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग के साथ साथ अगर पूछा जाए बोन का मेटाबॉलिज्म कौन से विटामिन की वजह से होता है, तो विटामिन के की वजह से ही बोन का भी मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन विटामिन टी की जरूरत क्या है, ब्लड क्लोटिंग में विटामिन के की जरूरत क्या है, इसको भी समझ लो, इसको भी समझ लो कि विटामिन के ब्लड क्लोटिंग कैसे करता है। तो ये देखने जा रहे हैं, विटामिन के की जरूरत किस लिए होती है, विटामिन के की जरूरत हमें पड़ती है एक प्रोटीन बनाने के लिए जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के की जो जरूरत है वो किसके प्रोडक्शन के लिए पड़ती है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के लिए पड़ती है। और बच्चा जानता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है ये ही हमारी ब्लड क्लोटिंग करके जाता है। प्रोथ्रोम्बिन के बिना हमारी ब्लड क्लोटिंग नहीं हो सकती, और प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के बिना नहीं बनता। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, विटामिन के। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कौन मुझे आंसर देगा, अब मैं लाइव चैट देखूंगी कौन आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखना चाहती हूँ कि कौन कौन आंसर दे सकता है, कौन कौन बच्चा आंसर दे सकता है, एक बार तो आंसर दे दो। जब से मई में आंसर दे रही हूँ, तुम भी तो आंसर दे दो किसी चीज का। पढ़ो, अच्छा एक बार क्वेश्चन तो पढ़ो, बहुत ही सिंपल है, आंसर देने की कोशिश तो करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। जज कोई नहीं कर रहा है तुम्हें यहाँ पे कि तुम्हारा आंसर सही है गलत है, तुमने क्यों दिया, तुम्हें कौन सा अवार्ड मिल रहा है, एक बार दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। अरे आंसर तो तुमने देख ही लिया, आंसर तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। चलो मैं बता देती हूँ, ये देखो बोला हुआ है स्ट्रिक्टली, मतलब 110%। वो कौन सा, सबके पीछे एज है, वो कौन सा एंजाइम है जो फोस्फेटिडाइल कोलिन से इंटरेक्ट करेगा। आप बिल्कुल श्योर हो कि भाई ये फोस्फेटिडाइल कोलिन से तो इंटरेक्ट करेगा ही करेगा, स्ट्रिक्टली का मतलब आप 100% श्योर हो। तो देखो मैं आपको बताऊं सारे एंजाइम। अब फोस्फोराइलेज जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फोस्फोराइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, सपोज ये ए मॉलिक्यूल है, तो अगर फोस्फेट ऐड करनी है, कौन सी फोस्फेट, इनऑर्गेनिक फोस्फेट अगर ऐड करनी है, मतलब इनऑर्गेनिक फोस्फेट से आपको फोस्फेट लेके किसी मॉलिक्यूल को देना है, मतलब ए को मैंने फोस्फेट दे दिया, तो ये वाला काम होता है फोस्फोराइलेज का। नंबर बी ऑप्शन जो है आपका फोस्फाटेज, फोस्फेटेज उल्टा काम करता है। अगर किसी मॉलिक्यूल, सपोज ए मॉलिक्यूल के पास फोस्फेट है, तो फोस्फेटेज उसकी फोस्फेट हटा के चला जाएगा। ठीक है, फोस्फोलाइपेज नाम से समझ में आ रहा है, फोस्फोलाइपेज। फोस्फोलाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो फोस्फोलिपिड को कट करता है, और फोस्फेटिडाइल कोलिन एक फोस्फोलिपिड है। तो राइट आंसर क्या हो गया, फोस्फोलाइपेज। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 बोला हुआ है ह्यूमंस के लिए इनमें से कौन सा अमीनो एसिड इसेंशियल है। तो पहली बात, अगर बच्चों को नहीं पता कि इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, तो मैं बता दूं, ऐसे
ऐसे अमीनो एसिड जो हमें डाइट से लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो हमें अपनी बाहर वाली डाइट से खा के इन अमीनो एसिड की कमी पूरी करनी पड़ती है। इन अमीनो एसिड को इसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। बॉडी नहीं बना रही है तो खाना खा रहे हो, डाइट ले रहे हो, उसमें इन अमीनो एसिड को ले लो, इसीलिए इनका नाम इसेंशियल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिस्ट बता रही हूँ, पूरी लिस्ट बता रही हूँ, सुन लो। हिस्टिडीन हो गया, आपका आइसोल्यूसिन हो गया, आपका ल्यूसीन हो गया, और आपका लाइसिन अगर है, अगर आप मीथियोनिन की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप फिनाइल एलेनाइन की अगर बात कर रहे हो, और भी बहुत सारे हैं। आप अगर थ्रियोनिन की बात कर रहे हो, ये रहा थ्रियोनिन, अगर आप ट्रिप्टोफैन की बात कर रहे हो, और एक और अगर आप वेलिन की बात कर रहे हो, तो ये सारे के सारे आपके इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। और ऑप्शन मैच कर लेते हैं। अब ये देखो आइसोल्यूसिन, जो मैंने नाम लिखवाए हैं इनमें आइसोल्यूसिन आ रहा है, यस, बाकी कोई और नाम तो मैच कर नहीं रहा है, तो आइसोल्यूसिन आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है। लिख लेना इसको अपनी कॉपी में कहीं भी, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये लिखा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कीटो ट्रायोज लिखा हुआ है, कीटो ट्रायोज। ठीक है, ये देखो पूछा हुआ है इनमें से कौन कीटो ट्रायोज है। तो कीटो ट्रायोज क्या होता है? ट्रायोज मतलब जिसके पास 3 कार्बन प्रेजेंट हो, और कीटोन मतलब जिसके पास कीटोन ग्रुप मिल रहा हो। ध्यान से देखने जा रहे हैं, मैंने बोला कीटो, क्वेश्चन ने पूछा कीटो ट्रायोज कौन सा है, तो मैंने बोला ट्रायोज मतलब 3 कार्बन, कीटो मतलब कीटोन ग्रुप। तो जरा मैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर देखूं, तो ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर, ये है डाईहाइड्रोक्सी, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसीलिए इसको डाईहाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो इसके पास सी डबल बॉन्ड ओ भी मिल रहा है और 3 कार्बन भी मिल रहे हैं, तो क्या ये कीटो ट्रायोज है? यस, ये एक कीटो ट्रायोज है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी से आ गया है, इम्यूनोलॉजी से देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? बोल रहा है हेल्पर टी सेल्स। अब ये हेल्पर टी सेल्स क्या होते हैं? देखो, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, आपको पता है बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये जो टी लिम्फोसाइट होते हैं, इनकी कहानी अगर मैं आपको सुनाऊं, ये अराइज, ये बनते कहाँ पे हैं? ये बनते हैं भाई हमारे बोन मैरो में। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। लेकिन बोन मैरो में बनने के बाद ये माइग्रेट करके थाइमस ग्लैंड के पास आ जाते हैं। इम्यूनोलॉजी का है, थाइमस ग्लैंड के पास आते हैं, और थाइमस ग्लैंड में आने के बाद ये मेच्योर होते हैं। क्या होते हैं? मेच्योर। ठीक है, तो ये जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ना, ये 2 तरीके के होते हैं। जब ये मेच्योर हो गए, तो मेच्योर होने के बाद हमें पता चला ये टी लिम्फोसाइट 2 तरीके के हैं। एक को बोला जाता है टी हेल्पर सेल, टी एच से शो करते हैं। दूसरे को बोला जाता है टी साइटोटॉक्सिक, यहाँ पे लिख रही हूँ, एक को बोला जाता है टी हेल्पर सेल, दूसरे को बोला जाता है टी साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो इनका फर्क क्या है? ये टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल में फर्क क्या है? ये देखो, ये जो टी हेल्पर सेल होता है ना, इनके पास एक प्रोटीन मिलता है जो मार्कर की तरह काम करता है, और इसको बोलते हैं CD4+। और ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं, इनके पास जो मार्कर मिलता है, जो प्रोटीन मिलता है, जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है, अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, इसका नाम होता है CD8+। तो पूछा है सरफेस मार्कर कौन है टी हेल्पर सेल के पास, तो अभी मैंने आपको बताया ना CD4। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? बी। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? बी। लिख लो इसको। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि टी साइटोटॉक्सिक के पास कौन से मिलते हैं, ये रही स्पेलिंग लिख दी साइटोटॉक्सिक की, टी साइटोटॉक्सिक जिसको टीसी भी बोला जाता है, इनके पास कौन सा सरफेस मार्कर है? तो इनके पास CD8 मिलता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूरा प्रोसेस तो मैं नहीं पढ़ा सकती, बता सकती हूँ सिर्फ यहाँ पे आंसर। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एंजाइम ऑफ चॉइस टू कैरी आउट निक ट्रांसलेशन रिएक्शन। जो निक ट्रांसलेशन रिएक्शन होती है, इसको करवाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? ई कोलाई डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज किया जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस है, और मैं सिर्फ क्वेश्चन कुछ सॉल्व करवा रही हूँ, 2-3 दिन बाद जो एंट्रेंस है उसके लिए, तो अभी के लिए इस प्रोसेस को मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक वाली क्लासेस होती हैं वो संडे टू संडे होती है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, मेरी 25-30 मिनट चली जाएंगी आराम से यहाँ से। ठीक है,
तो इसका सिर्फ मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो 35, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा हुआ है विच इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर कौन सा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है? आपको पता है हमारी बॉडी में अगर नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक कंपाउंड्स बनेंगे, जिसकी वजह से आप ही को प्रॉब्लम होगी, आपके लिए बहुत जहरीली होते हैं वो। तो आप नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनको नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, इनको क्या करते हो? एक्सक्रीट करते हो। तो ह्यूमन में वो कौन सा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है? तो यूरिया, बता देती हूँ मैं, यूरिया ह्यूमंस में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है। और यूरिक एसिड अगर आपको जानना है तो यूरिक एसिड का बता दूं, जो बर्ड्स होते हैं और जो आपके रेप्टाइल्स, हो सकता है यूरिक एसिड पूछ ले नेक्स्ट टाइम, तो जो बर्ड्स होते हैं आपके और रेप्टाइल्स होते हैं और कुछ आपके टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स, ये सब यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो इसी के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वही क्वेश्चन आ गया सेम जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पेनिंग, स्पेनिंग की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, स्पेनिंग लिपिड बाइलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। देखो अभी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या है, और मैंने ये बना दी लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर मतलब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रही आपकी लिपिड बाइलेयर। इसका पूरा लेक्चर मैंने संडे को पढ़ाया था और इस संडे कंप्लीट करूंगी, तो जो इस संडे देखना चाहता है वो लास्ट संडे वाला जरूर देखना कैम एकेडमी पे जाके। ठीक है, प्लेलिस्ट में जरूर होगा। ये देखो, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में अंदर तक प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक तरफ से निकले, इस वाले इस तरफ से निकले और पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए, इनको बोलते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये हो सकता है मेम्ब्रेन को एक बार पास करें, हो सकता है मेम्ब्रेन को 2 बार पास करें, हो सकता है मेम्ब्रेन को 3 बार पास करें। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? अभी मैंने आपको बताया था ना, जितने इनके पास हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के स्ट्रेच होंगे, अगर इनके पास ये एक अमीनो एसिड, ये एक हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का स्ट्रेच है सिर्फ एक, तो ये एक बार स्पैन करेंगे। अगर 2 स्ट्रेच है, 2 हाइड्रोफोबिक डोमेन है, तो 2 बार करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को स्पेन करता है, उसके पास मस्ट मतलब जरूरी, उसके पास क्या होना चाहिए? तो नंबर फर्स्ट, नो हाइड्रोफोबिक डोमेन। हो ही नहीं सकता, हाइड्रोफोबिक डोमेन नहीं है तो आप मेम्ब्रेन को पास कैसे करोगे? नंबर 2, 2 हाइड्रोफोबिक डोमेन। नंबर 3 हाइड्रोफोबिक डोमेन। देखो ग्लाइकोफोरिन जो है, ग्लाइकोफोरिन आरबीसी का एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन को एक ही बार पास करता है, मतलब उसके पास एक हाइड्रोफोबिक डोमेन है। तो जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के पास 2 या 3 हाइड्रोफोबिक डोमेन हो, लेकिन जितने भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन को पास करेंगे, उनके पास कम से कम एक हाइड्रोफोबिक डोमेन तो मिलेगा ही मिलेगा, जो ये श्योर करे कि एटलीस्ट इसने एक बार तो मेम्ब्रेन को पास किया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 1 हाइड्रोफोबिक डोमेन। ठीक है, चलूं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ। देखो DHFR सुना होगा आपने, DHFR है आपका ये एंजाइम जिसकी फुल फॉर्म क्वेश्चन ने दी है, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस, DHFR बोलते हैं, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। ठीक है, देखो ये क्या करता है, जो हमारे पास डाई हाइड्रोफोलेट होता है ना, DI हाइड्रोफोलेट, डाई हाइड्रोफोलेट को क्या करता है, ये टेट्रा हाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट कर देता है। देखते हैं कैसे। डाई हाइड्रो मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, इस फोलेट के पास 2 हाइड्रोजन थे, DHFR ने, डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ने इसको टेट्रा हाइड्रोफोलेट कर दिया। तो देखो नाम से पता चल रहा है रिडक्टेज, रिडक्टेज मतलब ये रिडक्शन करेगा, और बच्चा बच्चा जानता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर आपने हाइड्रोजन का एडिशन किया है तो वो रिडक्शन है। तो इसने 2 हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन बना दिए, रिडक्शन का काम किया है, इसीलिए इसका नाम रिडक्टेज है। तो ये करता कैसे है, जो हमारा NADPH है, ये NADPH क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन के सोर्स की तरह काम करता है, इसको अपने हाइड्रोजन देता है और NADP पॉजिटिव रिलीज हो जाता है, ये रिएक्शन होती है। अब आप बोल रहे होंगे मैम हाइड्रोजन दिया है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिया है, तो बच्चों एक हाइड्रोजन किस किस से मिलके बना है, एक इलेक्ट्रॉन से और एक प्रोटॉन से, तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन दिया है मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है।
ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलके बना है। तो ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर मुझे बी लग रहा है कि जो डाई हाइड्रोफोलिक एसिड है, DHF है, ये उसको टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें NADPH को वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह यूज करता है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे बी। इसी के साथ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कपफर सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? कपफर सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ। कपफर सेल किसकी स्पेशलाइज्ड फॉर्म है? तो ये देखो, ये जो आपके कपफर सेल्स हैं, इनको और क्या बोलते हैं? अब आप खुद ही आंसर दे दोगे। इनको स्टीलेट मैक्रोफेजेस बोलते हैं। इनको स्टीलेट मैक्रोफेजेस भी बोला जाता है। मतलब ये एक टाइप के मैक्रोफेजेस है। इनको और क्या बोला जाता है? इनको कपफर, लिख लो अपने नोट्स में, इनको कपफर ब्रोविक्स भी बोला जाता है। ये तीनों इसी के नाम है। ये जो सेल्स होते हैं, बता दूं, ये स्पेशली हमें सिर्फ और सिर्फ लीवर में मिलते हैं। ये हमारे लीवर में, ये स्पेशलाइज सेल हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं। और इनका एक बहुत ही बेकार काम बताती हूँ। ये क्या करते हैं? ये RBC के ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होते हैं। और भी बहुत सारे जो टॉक्सिक सेल्स है, ये उनको भी खाते हैं, लेकिन ये RBC को भी ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो कपफर सेल्स विच आर ऑल्सो नोन एज स्टीलेट मैक्रोफेजेस या फिर कपफर ब्रोबिक्स, these are what are these are macrophages which are involved in breakdown of RBC and is present in our liver। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है अगर आपने अमीनो एसिड से या फिर ग्लिसरॉल से, अगर आपने अमीनो एसिड से या फिर ग्लिसरॉल से, जो कि फैट्स में प्रेजेंट होता है, फैट्स मतलब लिपिड्स, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था लिपिड जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो अगर अमीनो एसिड से और ग्लिसरॉल से अगर आप ग्लूकोज बना रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा बच्चों का मैसेज आ रहा है, मैम नेट खत्म हो गया। इतनी जल्दी नेट खत्म हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेट खत्म हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। पूछ रहा है आई का जो विट्रस ह्यूमर होता है, आई का जो विट्रस ह्यूमर होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? तो उसमें उसमें प्रेजेंट होता है हिलारोनिक एसिड। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे सी। इसी के साथ चलते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, थोड़ा सा पॉज लेते हैं। कैसा चल रहा है सेशन? कैसा चल रहा है सेशन? रिस्पॉन्स चाहिए। सबसे पहले जो वी केमिस्ट्री रिस्पॉन्स करता था उसका तो डाटा चला गया है। अच्छा ठीक है, नीचे से चैट पढ़ रही हूँ मैं। ठीक है, बच्चों ने आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे सी सी। ठीक है, कैसा चल रहा है आपका सेशन? चीजें क्लियर हो रही हैं? ज्यादा फास्ट तो नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आपका कोई डाउट अगर आपको पूछना है? 30 सेकेंड्स का एक ब्रेक ले लेते हैं। किसी को कुछ भी नहीं पूछना है? चलें आगे। 3 ही बच्चों को रिप्लाई आ रहा है। बच्चे मुझे 15-17 नजर आ रहे हैं, रिप्लाई सिर्फ 3 ही बच्चों को आ रहा है। बाकी बच्चे कैसा चल रहा है सेशन? मजा आ रहा है? देखो नया, ये अभी तक कैम अकेडमी केमिस्ट्री को लेके सब कुछ पढ़ा रहे थे हम लोग। ठीक है, बाकी नीट की क्लासेस चल रही थी, लेकिन जैम के लिए और CSR के लिए हमने नया सेशन स्टार्ट किया है। लाइफ साइंसेस की ब्रांचेस हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी आज एक सेशन मैंने थ्योरी का लिया था, संडे को, संडे ही स्टार्ट किया था। ठीक है, एक आज ऐसे ही हमने सोचा DU का पेपर है तो चलो बच्चों को थोड़े क्वेश्चन, क्विकली क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? सेशंस कंटिन्यू रखें। मजा आ रहा है सबको? ठीक है, बच्चे और जुड़ रहे हैं। मजा आ रहा है? सेशन कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना? कुछ बेनिफिट लग रहा है आपको? इतना पढ़ा रहे हैं हम, 2-2 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं, कुछ बेनिफिट लग रहा है? कौन कौन बच्चा है जिसने स्टार्टिंग से क्लास देखी है, जो ऐसे बीच में टाइम पास के लिए नहीं आ रहा है, जिसने पूरी स्टार्टिंग से क्लास देखी है? एनीवन? कोई एक बच्चा, आई थिंक रीना, रीना और मल्लेकेडी तो शुरू से है। ठीक है, विमल भी आई थिंक शुरू से है, और वी केमिस्ट्री भी शुरू से ही थे। बाकी और कौन बच्चा है मुझे अपना नाम बता दो। ठीक है, नए नए नाम देखने में आ रहे हैं आज। बाकी स्टूडेंट्स और कौन कौन है जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है? ठीक है, विमल का मैसेज आ गया है। बाकी स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली 17, 20, कभी 25, इतने बच्चे तो हैं ही क्लास में, तो बाकी बच्चे अपना नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन क्या चक्कर है?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसका मुझे नाम याद होगा उसका डाउट मैं सबसे पहले बताऊँगी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। कुछ पूछना है अगर आपको, पूछ लो, कुछ भी पूछना है, किसी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में या और भी कुछ, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, सो यू कैन आस्क, ठीक है? पूछ लो। जॉय, ओके, जॉय, ठीक है, नाम याद हो गया मुझे, जॉय, ठीक है। तो जॉयफुल क्लासेस हो रही हैं, जॉय? जॉयफुल क्लासेस हो रही हैं, ओके, यू हैव जस्ट जॉइन्ड, कोई बात नहीं, पूरा सेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, ऑलमोस्ट 42 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। रिवाइंड करके पूरा लेक्चर दे देना, सुधीर, ओके सुधीर, पूरा लेक्चर देखा है आपने। लास्ट क्लास के जो बच्चे थे वो कहाँ चले गए, ठीक है? लास्ट क्लास में जो बच्चे थे एक बार अपनी प्रेजेंट लगा दो, जो संडे वाले लेक्चर में भी प्रेजेंट थे, जैसे अभी सलोनी का मैसेज आया था। बाकी बच्चे, वो सीएसआर के स्टूडेंट्स थे, बाकी स्टूडेंट्स, उनको लग रहा होगा जो एमएससी का लेक्चर है हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सीएसआर वाले बच्चे हैं, गेट वाले बच्चे हैं, उन सबको ये सारी बेसिक नॉलेज है, कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगी। सेक्शन बी में, सीएसआर में आपको यू हैव टू परफॉर्म 2 सेक्शंस ऑफ बायोलॉजी। एक जनरल सेक्शन होता है, जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन ए सेक्शन, लेकिन सेक्शन बी में सीएसआर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। रीना मैम, आप स्टूडियो में कब आओगे? देखो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में ही, मुझे जस्ट अभी कोरोना हुआ था, ठीक है, और अभी तो मेरा 10th डे ही चल रहा है, ठीक है, अब 14th डे तो एटलीस्ट मुझे आइसोलेशन में रहना ही चाहिए, और फिर और लोगों की सेफ्टी के लिए एटलीस्ट मुझे 1 मंथ अपने घर पे ही रहना चाहिए। तो अक्टूबर से ट्राई करेंगे स्टूडियो में आने की, ठीक है। कोरोना हो गया तब मुझे गलती से, वरना तो आपकी क्लासेस स्टूडियो में ही लगती। और कोई डाउट किसी का? ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है द प्रोटीन, क्वेश्चन नंबर 43, द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन मोनोमर्स, ठीक है। अभी फिब्रिन क्या है? पहली बात तो मुझे भाई इस फिब्रिन की कहानी सुनाओ, मुझे इस फिब्रिन की कहानी समझ में नहीं आ रही है। तो फिब्रिन एक तरीके का फाइब्रस प्रोटीन है, फाइबर की तरह दिखने वाला प्रोटीन है, ये नॉन ग्लोब्यूलर है, ठीक है, और ये आपकी ब्लड क्लोटिंग में काम आता है। फिब्रिन जो प्रोटीन है वो आपकी ब्लड क्लोटिंग में काम आता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। जो आपका फिब्रिनोजन होता है, जो आपका फिब्रिनोजन है वो बनाता है फिब्रिन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, और ये काम कब होता है? ये काम एक प्रोटीएज करा के जाता है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम करा के जाता है, जिसका नाम है थ्रोम्बिन। क्या नाम है? थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन वो प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है फिब्रिन के बनने के लिए। फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है और थ्रोम्बिन इस रिएक्शन को कंडक्ट करता है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ए। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो प्लांट फिजियोलॉजी आ गई, कहाँ अभी ब्लड क्लोटिंग चल रही थी, कहाँ प्लांट फिजियोलॉजी आ गई। जंप करना है आपको, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जंप करना है। बच्चा बच्चा जानता है, अरे ऑक्सिन, ऑक्सिन पता है ना, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन, जिसको इंडोल 3 केमिकली, ऑक्सिन क्या होता है? केमिकली ऑक्सिन है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और बच्चा बच्चा जानता है ये जो इंडोल 3 एसिटिक है ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की वजह से बनता है। इसका प्रिकर्सर क्या है? ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। आ गई बात समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आई थिंक आप 11th की जो आपकी बुक थी जिसमें प्लांट हार्मोन चैप्टर था उसमें भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं है एमएससी के बच्चों तो हर क्वेश्चन टफ आएगा, आपका 11th-12th का बेस बहुत काम आता है आगे तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, ये तो जनरल नॉलेज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि आप, फ्लोरा मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और फोना मतलब प्लांट्स वगैरह। तो आपकी इंटेस्टाइन में जो फ्लोरा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है, वो इनमें से किसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। रीजन क्या है? रीजन पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई वो सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते। तो ये देखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं रीजन क्या है। जो सेलुलोज, सेलुलोज जो है इसके पास, सेलुलोज के स्ट्रक्चर में एक लिंकेज मिलती है जिसका नाम है बीटा एसिटल लिंकेज। सेलुलोज के स्ट्रक्चर में जो लिंकेज मिलती है उसको बीटा एसिटल लिंकेज बोलते हैं। आपको अगर कुछ भी तोड़ना है तो आपको उसके लिंक तोड़ने पड़ेंगे,
आपको किसी स्ट्रक्चर को, मुझे सपोज ये प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। ये सारे अमीनो एसिड है 1 2 3 4 5 और अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। इसीलिए जब मुझे प्रोटीन को तोड़ना होता है तो मैं पेप्टाइडेज देती हूँ ताकि ये प्रोटीन के बीच के बॉन्ड टूट जाए और प्रोटीन पूरा टूट जाए। सिमिलरली सेलुलोज को अगर तोड़ना है तो सेलुलोज के बीच के जो बॉन्ड है जिनका नाम है बीटा एसिटल लिंकेज, उनको तोड़ना पड़ेगा। और ह्यूमन के पास वो एंजाइम नहीं है जो इस लिंकेज को तोड़ सके। Humans are unable to digest cellulose because the enzyme required for the breakdown of beta acetal linkage of cellulose is absent in humans. दोबारा बोल देती हूँ सिंपल टर्म्स में, सिंपल इंग्लिश में या हिंदी में बोल देती हूँ। ह्यूमन के पास वो एंजाइम नहीं है जो कि सेलुलोज के बीटा एसिटल लिंकेज को तोड़ सके, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, ये हो गया 45 का आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम पूछा है, इसमें तो कुछ समझाने वाला है ही नहीं, डायरेक्ट हमसे साइंटिस्ट का नाम पूछा है। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन किसने डिस्कवर किया था? बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन को किसने डिस्कवर किया था? तो लेडबर्ग और टेटम ने डिस्कवर किया था। तो राइट आंसर हो गया है यहाँ पे ए। राइट आंसर इज ए। इसी के साथ चलते हैं, इसी के साथ ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। हमसे पूछा है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। ये नॉन आयोनिक डिटर्जेंट क्या होता है समझ नहीं आ रहा। पूछा है एन एग्जांपल फॉर नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल बताओ। तो देखो नॉन आयोनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, देखो बता देती हूँ। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जिनके पास अनचार्ज्ड हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप मिले। ऐसे डिटर्जेंट जिनका जो हेड ग्रुप है जो एक्सपोज हो रहा है वो अनचार्ज हाइड्रोफिलिक होता है, उन्हीं को बोलते हैं नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। और जो ट्राइटन X100 है ये एक नॉन आयोनिक डिटर्जेंट है। तो 48 का आंसर क्या हो गया? ए। ये एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। बट आर नॉन आयोनिक डिटर्जेंट ऐसे डिटर्जेंट जिनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है, ये इस चीज से कैरेक्टराइज होते हैं कि इनका जो हेड ग्रुप है ये अनचार्ज और हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। चलते हैं, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। लेक्टिन्स आर नोन टू बाइंड। अभी लेक्टिन्स क्या होते हैं? चलो वापस बच्चों के साथ एक बार इंटरेक्शन करते हैं। कौन बताएगा मुझे व्हाट आर लेक्टिन्स? एनीवन इन द ग्रुप? 16-17 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। एनीवन इन द ग्रुप? ये लेक्टिन्स क्या होते हैं? व्हाट आर लेक्टिन्स? जॉय, क्या होते हैं ये लेक्टिन्स? सुधीर, रीना, जिनके नाम मुझे याद है, विमल, बी केमिस्ट्री, मल्ला केडी, ठीक है। बताओ मुझे क्या होते हैं लेक्टिन्स? इनके नाम मुझे याद हो गए हैं। व्हाट आर लेक्टिन्स? अरे लेक्टिन्स बता दो, बहुत ही सिंपल है, एटलीस्ट ट्राई तो करो। लेक्टिन्स क्या होते हैं? नहीं बताओगे? चलो ठीक है, मत बताओ, देखते हैं लेक्टिन्स क्या होते हैं। लेक्टिन्स एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जो कि किससे बाइंड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हैं। लेक्टिन एक तरीके के प्रोटीन है, लेकिन ये ऐसे प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट से जाके बाइंड करते हैं। तो व्हाट इज लेक्टिन? मैंने लेक्टिन को सिंपल बोल दिया, लेक्टिन आर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। अरे बहुत ही सिंपल है। लेक्टिन क्या होते हैं? लेक्टिन कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। दो बच्चों का मैसेज भी आया है, एक बच्चे का विमल का, प्रोटीन बाइंड्स टू कार्ब्स, बिल्कुल सही है। लेक्टिन्स ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब सपोज देखो, ध्यान से देखना, सपोज ये कोई लिपिड है, यहाँ पे कोई लिपिड प्रेजेंट है और इसके पास कोई शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। कोई शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसी लिपिड के पास, ठीक है। तो ये जो शुगर है, शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोला जाता है और सैकराइड्स भी बोला जाता है। ग्लाइकोटर्म भी कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो लेक्टिन्स होंगे ना, ये क्या करेंगे? ये इस लिपिड की इस शुगर से आके बाइंड कर जाएंगे। तो लेक्टिन खुद क्या होते हैं? प्रोटीन। और ये बाइंड किससे करते हैं? शुगर से। इसीलिए इनके बीच में प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन मिलती है। कौन सी इंटरेक्शन मिलती है? प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन। यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है। अगर कोई पूछे लैक्टिन जिनसे बाइंड करते हैं उनके साथ कौन सी इंटरेक्शन बनाते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन।
चलते हैं आगे, प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन मिलती है। तो यहाँ पे देखो ग्लाइको कॉन्जुगेट मतलब ग्लाइको ग्लाइको जो है वो किसी के साथ बाउंडेड है, फिर चाहे वो लिपिड हो प्रोटीन को कुछ भी हो, तो ग्लाइको कॉन्जुगेट्स के पास ग्लाइको है, शुगर पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट पार्ट है, तो लेक्टिन जाके इस शुगर पार्ट से बाइंड कर जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे डी। तो कोई बच्चा अगर लिखना चाहता है तो लिख ले, व्हाट आर लेक्टिन्स? लेक्टिन्स आर प्रोटीन्स विच बाइंड्स टू कार्बोहाइड्रेट, या फिर दीज आर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओहो, हाफ सेंचुरी हो रही है, हाफ सेंचुरी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। excessive intake of which of the following element causes motile teeth and enlarged bone? बच्चा बच्चा जानता है फ्लोरीन का लेवल अगर ज्यादा हो जाए तो टीथ खराब हो जाएंगे और जो आपकी बोन्स है वो एनलार्ज हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? फ्लोरीन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? बड़ा बड़ा लिख देती हूँ क्योंकि और कुछ लिखना ही नहीं है, फ्लोरीन। ठीक है, चलते हैं, चलते हैं आगे। ओके, राहुल का मैसेज आया है, लाइक और शेयर कर दिया है @कैम अकेडमी। ठीक है राहुल, तुमने अभी तक किसी चीज का आंसर नहीं दिया है, तुमने आई थिंक ये फर्स्ट मैसेज टाइप किया है। ठीक है, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51। अगर कोई बच्चा सो गया है तो जाग जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ, लेकिन ये वर्ड ये लिख लेना, आपको पीडीएफ मिलेगी ना तो उसमें आप करेक्ट कर लेना। इस सिंड्रोम का नाम है ज़ेलवेगर। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इस पीडीएफ में स्पेलिंग सही कर लेना, अपने नोट्स में लिख लो। 51 का बी ऑप्शन में जो सिंड्रोम दिया है ना वो ज़ेलवेगर है, ZELLWEGER। ठीक है, देखने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, स्पेलिंग लिख ली सबने? वो कह रहे हैं अगर किसी के पास पेरोक्सिसोम्स फंक्शनल नहीं है तो कौन सा सिंड्रोम होगा? ध्यान से देखना, आपके सेल के पास, सेल के अंदर पेरोक्सिसोम्स मिलते हैं ना, अगर आपके सेल के पास पेरोक्सिसोम फंक्शनल फॉर्म में नहीं है तो क्या होगा? देखो होता क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे। देखो पेरोक्सिसोम की स्पेशलिटी क्या है? पेरोक्सिसोम की स्पेशलिटी ये है, इसके पास कैटालेज एंजाइम मिलता है, इसके पास कैटालेज एंजाइम मिलता है। तो होता क्या है, ये जो आपका H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, तो कैटालेज क्या करता है? कैटालेज इसको ब्रेक कर देता है वाटर के मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, जब अगर आपके सेल के पास पेरोक्सिसोम होगा तो कैटालेज होगा, और कैटालेज होगा तो वो ये काम कर देगा। ठीक है, लेकिन अब बात है, अब केस क्या दिया है हमें? अब हमें केस, इस टर्म को लिख लो, किसी ने नहीं लिखा तो मैं रब कर रही हूँ, मुझे जगह चाहिए। ज़ेलवेगर, ZELLWEGER, ज़ेलवेगर। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या दिया है? मुझे दिया है कि जो पेरोक्सिसोम है ना ये फंक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये देखो, अगर मेरा पेरोक्सिसोम फंक्शन नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरे पास कैटालेज एंजाइम नहीं है। अगर कैटालेज एंजाइम नहीं होता तो ये जो H2O2 है ये क्या करता है? ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के फ्री रेडिकल, ये ऊपर डॉट दिखा रही है, फ्री रेडिकल, ये OH ग्रुप के फ्री रेडिकल बनाता है। ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं? ये फ्री रेडिकल आपके न्यूक्लियस में जाते हैं और आपका डीएनए डैमेज कर देते हैं। क्या डैमेज कर देते हैं? आपका डीएनए। जो आपको पता ही है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए, जो फ्री रेडिकल है वो डीएनए को डैमेज करते हैं। अगर डीएनए का डैमेज हो जाएगा तो आपको पता है आपका सेल किसी काम का नहीं है, जब उसका डीएनए काम का नहीं है तो उस सेल को मर जाना चाहिए, तो उसका अपोप्टोसिस हो जाता है। अपोप्टोसिस बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, अपोप्टोसिस होता है सेल प्रोग्राम डेथ। ठीक है, या प्रोग्राम सेल डेथ, पीसीडी जिसको बोलते हैं। और अगर सारे सेल में ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, सारे सेल के पेरोक्सिसोम काम नहीं करेंगे, तो सारे सेल के पास कैटालेज नहीं है, सबका डीएनए डैमेज हो जाएगा, तो सब सेल को मारना पड़ेगा, और सेल नहीं हो तो आप नहीं हो। तो ऐसा देखा गया है 8 महीने में ही डेथ हो जाती है, और इस बीमारी को बोलते हैं ज़ेलवेगर सिंड्रोम। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे बी, ज़ेलवेगर सिंड्रोम। पूरा सिंड्रोम समझ में आ गया। अगर पेरोक्सिसोम है तो भाई कैटालेज है, बल्ले बल्ले है, कैटालेज है तो H2O2 तो भाई हमारा वाटर बना रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है, दोनों ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं। लेकिन अगर पेरोक्सिसोम फंक्शनल नहीं है तो कैटालेज नहीं है, कैटालेज नहीं है तो भाई ये H2O2 क्या करेगा? फ्री रेडिकल बनाएगा, फ्री रेडिकल डीएनए डैमेज करेंगे, और सारे सेल के पेरोक्सिसोम अगर एब्सेंट हो गए तो सब सेल में कैटालेज नहीं है, सब में फ्री रेडिकल बनेंगे, सबका डीएनए डैमेज होगा, तो फिर
कोई फायदा नहीं है, आपके सेल को मरना पड़ेगा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी डैमेज हो चुकी है, ठीक है? तो 8 महीने में ही डेथ देखी गई थी और इस सिंड्रोम को नाम दिया गया था ज़ेल-वेगर सिंड्रोम। लिख लो इसको, लिख लो, नोट कर लो अगर कोई नोट करना चाहता है तो। ज़ेल-वेगर सिंड्रोम, ज़ेल-वेगर सिंड्रोम। लिख रहे हो क्या या चलूँ आगे? नोट कर रहे हो या बढ़ा दूँ? स्लाइड आगे कर दूँ? स्लाइड आगे कर दूँ? ओके, विमल का मैसेज आया है इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बस आपको सेशंस कंटिन्यू जॉइन करने हैं और लास्ट लेक्चर भी देखना, बहुत अच्छा पढ़ाया था, ठीक है? बहुत नॉलेजेबल था। इस संडे फिर से देखते हैं, सेशन लेंगे। बट मैक्सिमम शेयर करो, जितना शेयर करोगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे, उतना ही मज़ा आएगा हमें भी पढ़ाने में, ठीक है? बट यही चाहिए हमें आपसे इन रिटर्न कि आप मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है? वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। चलें आगे? आई थिंक लिख लिया होगा सबने जिसको भी लिखना है, चलते हैं आगे। ओके, बहुत ही फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया है। बोल रहे हैं एक सिंगल काल-मॉड्यूलिन प्रोटीन, तो मैंने अभी आपको बताया था ऐसे प्रोटीन जिनके नाम में ही स्टार्टिंग में कैल आ जाए उनको कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। तो बोला है कैल-मॉड्यूलिन जो है ये कितने कैल्शियम के मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है? तो एक काल-मॉड्यूलिन 4 कैल्शियम से बाइंड कर सकता है, ठीक है? एक कैल-मॉड्यूलिन 4 कैल्शियम से बाइंड कर सकता है। इसका मतलब एक कैलमोड्यूलिन के पास 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? चलते हैं आगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, चलते हैं आगे। ओके, बोला हुआ है जो आपका हार्ट है, उसमें जो एक्शन पोटेंशियल है, वो किसके थ्रू सबसे ज़्यादा फास्ट या फास्टेस्ट प्रोपेगेट हो सकते हैं? मतलब ये जो एक्शन पोटेंशियल है, इसको आपको फटाफट फास्ट एकदम फास्ट प्रोपेगेट करवाना है, तो क्या यूज़ करना चाहिए आपको? तो मैं बोलूँगी हमें यूज़ करना चाहिए पुरकिंजे फाइबर्स। अब बच्चों को लग रहा होगा पहली बार नाम सुन रहे हैं, मैम ये पुरकिंजे फाइबर्स क्या होता है? देखने जा रहे हैं भाई ये पुरकिंजे फाइबर्स क्या होता है, ठीक है? चाहो तो लिख लो हैंड टू हैंड कि पुरकिंजे फाइबर्स क्या होता है। पुरकिंजे फाइबर्स कंडक्टिंग फाइबर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है आपका एक्शन पोटेंशियल, जो इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह कंडक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिकली, एक्शन पोटेंशियल मतलब वोल्टेज की बात चल रही है, ये इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स होते हैं जो तब एक्साइट होते हैं जब काम करते हैं जब वोल्टेज ऊपर अप डाउन होती है, ठीक है? तो दीज आर कंडक्टिंग फाइबर्स जो किससे कंपोज होते हैं, लिख लो इसको, बहुत अच्छा है, कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकली, मैं लिखवा रही हूँ पहली बार किसी क्वेश्चन को तो लिख लो, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल्स, दे आर कंडक्टिंग फाइबर्स जो कि इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल से बनते हैं और ये क्या करते हैं देखने जा रहे हैं क्या काम करते हैं, विच कंडक्ट कार्डियक मतलब हार्ट की बात चल रही है, विच कंडक्ट कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, which conduct cardiac action potential, propagate more efficiently and quickly than any other cell. किसी भी सेल से, एनी अदर मतलब किसी भी सेल से ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा क्विकली, ज्यादा फास्टेस्ट ये कार्डियक एक्शन पोटेंशियल को प्रोपेगेट करते हैं, हार्ट के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है उसको प्रोपेगेट करते हैं, ये कंडक्टिंग फाइबर्स हैं जो कि एक्साइटेबल, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल से बने हुए हैं, ठीक है? लिख लो इसको। हेलो शिवानी, वेरी गुड इवनिंग। सेशन तो 6 o'clock स्टार्ट हो गया था, रिवाइंड करके सारे क्वेश्चंस देख लेना, बायोकेमिस्ट्री के और बाकी इम्यूनोलॉजी वगैरह मिक्स करके क्वेश्चन का सेशन हमने चलाया था जिनको डिस्कस किया था, ठीक है? अभी खत्म होने वाला है, ठीक है? खत्म होने वाला है सेशन, और अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ वगैरह चाहिए इन क्वेश्चंस का तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे से जाके ले सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं।
बोल रहे हैं जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हो तो जो ब्लड का फ्लो है वो कहाँ पे कांस्टेंट रहता है, तो बच्चा बच्चा जानता है ब्रेन एक ऐसी चीज है जहां पे आपको ब्लड का फ्लो, ग्लूकोज का फ्लो, हर चीज का फ्लो कांस्टेंट रखना पड़ता है। क्योंकि अगर ब्रेन में दिक्कत हो गई, ब्रेन में कोई चीज कांस्टेंट नहीं रही तो आप पूरे हिल जाओगे, क्योंकि आपको कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55। ओहो, मेटाबॉलिज्म आ गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है ना आपने, ईटीसी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो बोल रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 पढ़ा भी होगा आपने, 11th क्लास का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4, ये 4 कॉम्प्लेक्स से मिलके बना होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वो कह रहा है जब ये सिस्टम काम करता है जिसमें 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हैं, तो होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटोन, मतलब H+, माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटोन जो है वो पंप किए जाते हैं। लेकिन वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रोटोन को पंप नहीं करता? तो मैं आपको बता दूं, जब कॉम्प्लेक्स 1 काम करता है तो वो 4 प्रोटोन पंप करता है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो 4 प्रोटोन पंप करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 तो करता है। कॉम्प्लेक्स 3 भी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से 4 प्रोटोन पंप करता है। कॉम्प्लेक्स 4 भी क्या करता है, 2 प्रोटोन पंप करता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है ये 0 प्रोटोन पंप करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए, कॉम्प्लेक्स सेकंड। ठीक है, लिख लो इसको। कॉम्प्लेक्स 1 थर्ड 4 प्रोटोन पंप करते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 भी 2 प्रोटोन पंप करता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो एक भी प्रोटोन को पंप नहीं करता। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलेरा टॉक्सिन, जिसकी वजह से भाई आप ये डायरिया वगैरह होता है ना, आपको सबको ही हुआ होगा, शर्माने की क्या बात है, डायरिया तो सबको ही होता है। सेल सिग्नलिंग में पढ़ाऊंगी, आई थिंक 4-5 क्लासेस बाद स्टार्ट करूंगी सेल सिग्नलिंग। ठीक है, एक बार ये लिपिड वगैरह हो जाए, जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चल रहा है मेरे टॉपिक में वो कंप्लीट हो जाए, फिर मैं सेल सिग्नलिंग, बहुत ही, सेल सिग्नलिंग मत छोड़ना, सेल सिग्नलिंग तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब बच्चे जरूर पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग। ठीक है, संडे टू संडे सेशंस होते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हो। ठीक है, तो ये जो डायरिया होता है ना, ये कोलेरा टॉक्सिन की वजह से होता है। ठीक है, तो हर चीज को, ये देखो ये मेरा सेल है और सेल के बाहर आ गया कोलेरा टॉक्सिन, सेल के बाहर आ गया कोलेरा टॉक्सिन। तो इस टॉक्सिन को जब तक मैं रिसीव नहीं करूंगी जब तक मुझे डायरिया नहीं हो सकता। मतलब हर चीज होने के लिए आपके सेल के पास एक रिसेप्टर होता है, जब ये रिसेप्टर उस मॉलिक्यूल को रिसीव करता है तभी आपकी बॉडी में, तभी आपके सेल्स में कुछ ना कुछ रिएक्शन होती है। तो कोलेरा टॉक्सिन को रिसीव करने के लिए जो सेल के सरफेस पे रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर और कुछ नहीं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है सेल की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो बनी ही प्रोटीन और लिपिड से है। तो इस रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर है इसका नाम क्या है, इसका नेचर कैसा है, तो ये गैंग्लियोसाइड होता है जो कोलेरा टॉक्सिन को रिसीव करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, डी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत सिंपल है, बोल रहा है आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग इज टेक्निक रूटीनली यूज्ड टू रिजॉल्व प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग एक टेक्निक है जो रूटीन में आप यूज करते हो प्रोटीन को रिजॉल्व करने के लिए। ये किस चीज पे बेस्ड होती है, भाई नाम में पता चल रहा है आइसो इलेक्ट्रिक, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे बेस्ड होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, राइट आंसर हो गया यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। एक बार फुल स्टॉप लगाते हैं, 7:45 हो चुके हैं। अफरोज भगवान हेलो। ठीक है, सेशन एंड होने वाला है, बहुत ही लेट ज्वाइन किया है आपने, कोई बात नहीं है। जितने न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिन्होंने बीच में इन द मिडल ये सेशन ज्वाइन किया है, वो स्टार्टिंग से देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जब भी क्लास हो, लाइफ साइंसेस से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की जब भी क्लास हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये जो पीडीएफ वगैरह है या जो कंटेंट जितना भी है, ये सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अफरोज ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। पहले तो क्लैपिंग कर दूं मैं सब बच्चों के लिए कंटिन्यूअसली, 17 से लेके 25 तक स्टूडेंट्स, ठीक है, जिन्होंने कंटिन्यूअसली 2 घंटे का लेक्चर देखा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट।
नया नया कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ नया लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखने जा रहे हैं एब्जाइम्स। मैं फिर बोल रही हूँ, लास्ट जो मैंने लेक्चर लिया था संडे को लिया था 2 घंटे का, वो भी दिया हुआ है टेलीग्राम के ग्रुप में, उसका लिंक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो उस लेक्चर को भी देखें, ताकि नेक्स्ट संडे मैं जो लेक्चर लूंगी उन्हें वो समझ में आ जाए, ठीक है। चलो एब्जाइम्स। एब्जाइम्स क्या होते हैं? अरे बहुत ही सिंपल है एब्जाइम्स। देखो एब्जाइम्स क्या होते हैं, दो वर्ड हमें मिले, एक है एंटीबॉडी और दूसरा है एंजाइम्स। हमने ए बी वर्ड लिया है एंटीबॉडी से और जाइम्स वर्ड लिया है एंजाइम से, तो ये एब्जाइम क्या होते हैं? तो मैंने बोला जब नाम एंटीबॉडी से बना है और नाम एंजाइम से बना है, तो ये जो एब्जाइम है ये एंटीबॉडी होती है जो एंजाइम की तरह काम करती है, और एंजाइम क्या करते हैं? किसी ना किसी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो व्हाट आर एब्जाइम्स? एब्जाइम्स आर एंटीबॉडीज दैट हैव कैटालिटिक एक्टिविटीज। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? डी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? डी। ओके विकास, आपको बफरिंग क्यों हो रही है? आई थिंक मेरी तरफ से नेट बिल्कुल सही चल रहा है। बाकी स्टूडेंट्स बफरिंग हो रही है क्या? बाकी स्टूडेंट्स लेट मी नो, बफरिंग हो रही है? मेरा कनेक्शन तो बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पे, मेरी तो अच्छी खासी स्पीड आ रही है। एक बार मुझे मैसेज करके बता दो सभी स्टूडेंट्स। विकास का मैसेज आया है मैम बफरिंग हो रही है। विकास अभी ज्वाइन किया है या स्टार्टिंग से देख रहे हो? विकास, विकास यादव अभी ज्वाइन किया है या फिर स्टार्टिंग से देख रहे हो? बफरिंग, मेरा तो नेट बिल्कुल सही चल रहा है, मेरा नेट तो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, बच्चों का मैसेज आ रहा है, नेट तो सही चल रहा है, ठीक है, नेट सही चल रहा है। विदुषी, ओके, काफी बच्चों का मैसेज आ चुका है, नेट तो सही चल रहा है। विकास आपके साइड से कनेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, बाकी बच्चों का मैसेज आ रहा है, सबका नेट सही चल रहा है, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। 100 क्वेश्चंस की जर्नी है, लेकिन वही है 2 आवर्स का सेशन है, 6 to 8 जितना भी होगा उतना करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे, नॉलेज मिलनी चाहिए। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी है, आप अपने पीडीएफ देखना। और एक काम कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ये अच्छा है, ठीक है। सर ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काम करते हैं, सर ने जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है, जितने भी आप बच्चे हो 25, 27, 30 जितने भी बच्चे हो, सब उस ग्रुप को ज्वाइन करो। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, आई थिंक मैं 65 तक ही करा पाऊंगी एट मैक्स, 10 मिनट्स ही बची हैं, तो बाकी जो 35 क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आप लोग वहां डिस्कस करेंगे, जिसमें भी आपको डाउट है, ठीक है। जो रेगुलर डिस्कस करेगा उसके लिए पक्का मैं कुछ ना कुछ सरप्राइज प्लान करूंगी, ठीक है, चाहे मैं उसको कुछ भी बताऊं, ठीक है, चाहे मैं उसको एक दिन अकेले पढ़ाऊं, लेकिन ऑब्वियसली जो बच्चा सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसके साथ टीचर्स भी और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो वहां पे हम एक इंटरेक्टिंग सेशन बनाना चाह रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो, सब कुछ करो, मजा आना चाहिए बस। जितना ज्यादा आप लोग आओगे, जितना ज्यादा आप लोगों का नंबर बढ़ेगा, उतने ज्यादा रेगुलर सेशंस लेंगे, ठीक है। अभी 24 है, इसको 240 कर दो, डेली क्लासेस लगेंगी फॉर श्योर, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, डेली क्लासेस लगेंगी। मैक्सिमम शेयरिंग करो, ठीक है, मैक्सिमम शेयरिंग करो, वीडियोस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मैक्सिमम लिंक को शेयर करो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। जितने ज्यादा बच्चे टेलीग्राम में होंगे उतना ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन बनेगा। ओके, अभी अभी का मैसेज आया है, इफ आई स्टार्ट नाउ फॉर स्टडी फॉर जैम एग्जाम। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप अभी स्टडी करो और आप जैम आराम से क्लियर कर सकते हो। 2021 में फरवरी में जैम का एग्जाम होगा, बहुत टाइम है, सब बच्चे अभी अभी जाग रहे हैं, आधे बच्चे तो नवंबर में जागेंगे, तो ये तो बिल्कुल सही टाइम है, बस आप क्लासेस लो रेगुलर, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है एसिड फोस्फाटेज जो है, एसिड फोस्फाटेज को मार्कर एंजाइम की तरह कहाँ यूज कर सकते हैं? देखो मार्कर एंजाइम या किसी भी चीज के आगे मार्कर लगा देना, तो उस बात का मतलब क्या है? उस बात का मतलब ये है, देखने जा रहे हैं मार्कर एंजाइम या कोई भी और बात, उस बात का मतलब क्या है? मतलब सपोज मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मेरा मार्कर फीचर क्या है? मेरा मार्कर फीचर ये है कि मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगी ही पढ़ाऊंगी, वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कोई फैकल्टी है वो केमिस्ट्री पढ़ा रही है, वो उसका मार्कर फीचर है। ऐसे ही कोई ऑर्गेनल है, कोई सेल ऑर्गेनल है, वो एंजाइम उसी सेल ऑर्गेनल के पास मिलता है, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक, वो उसका मार्कर फीचर है। जैसे कैटालेस पेरोक्सिसोम का क्या है? मार्कर फीचर है, उसको मार्क कर रखा है। आप अपने डॉगी को मार्क कर देते हो कि वो आपका है, ऐसे ही पेरोक्सिसोम ने कैटालेस को मार्क कर रखा है कि पेरोक्सिसोम ने मार्क कर रखा है कि कैटालेस तो मेरा है,
ठीक है। ऐसे साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस में 10 एंजाइम चाहिए होते हैं, तो वो सारे एंजाइम किसने मार्क कर लिए? साइटोसोल ने। तो ऐसे ही एसिड फोस्फेटेज एंजाइम को किसने मार्क किया हुआ है? ठीक है, तो वो किस में मिलता है? वो मिलता है लाइसोसोम में। लाइसोसोम में एसिड फोस्फेटेज मिलता है, इसलिए एसिड फोस्फेटेज मार्कर एंजाइम की तरह यूज कर सकते हैं लाइसोसोम के लिए। मतलब अगर मैं इस एंजाइम को, जिसका नाम है एसिड फोस्फेटेज, इसको मार्क कर दूं, मतलब इसको कोई डाई से बाइंड कर दूं, जो कि फ्लोरोसेंट डाई है, जो कि जाने के बाद जब अपनी डेस्टिनेशन में जाएगी चमकेगी। ठीक है, जहां जाएगी चमकेगी। तो अब ये एसिड फोस्फेटेज कहां जाएगा? लाइसोसोम में जाएगा। तो लाइसोसोम के अंदर जाके इसकी पोजीशन में ट्रेस कर सकती हूँ कि ये एंजाइम लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम है। ठीक है, ओके। कीर्ति का मैसेज, ओके, आयुषी का मैसेज आया है, मैम कोरोना का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? क्या इफेक्ट पड़ेगा कोरोना का? बताओ मुझे, कोरोना का क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोरोना का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोरोना क्या है? कोरोना कुछ भी नहीं है। अरे मैं खुद एक कोरोना पेशेंट हूँ, पढ़ा रही हूँ अच्छे से। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। कोरोना का कुछ भी इफेक्ट नहीं है। कोरोना इज नथिंग। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, कोरोना कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोरोना का तो कोई, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। और पढ़ाई, घर में बैठे हो पढ़ रहे हो, तो कोरोना तो ऑब्वियसली आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बाहर जाके मस्ती करोगे, पार्टी करोगे, तो चांसेस है कि आपको कोरोना हो जाए। ठीक है, कीर्ति मैम अभी अपना 100% देकर जैम में टॉप कर सकते हैं, 110%। आप रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको देखो आपको कैसे कैसे पढ़ना है। क्वेश्चंस आपको ढंग से करने होंगे। आप लोग क्या करते हो? क्वेश्चन जल्दबाजी में करके नेगेटिव करते हो। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, टॉप टॉप जो बच्चा करता है वो सिर्फ पढ़ने से नहीं करता। मैं एक चीज को क्लियर कर दूं, बच्चा जो टॉप करता है वो सिर्फ पढ़ने से नहीं करता है। ठीक है, वो जितनी ज्यादा पढ़ने के बाद उस चीज को अप्लाई करता है, वो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करता है, वो चीज उसको टॉप पे लेके जाती है। पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन हर कोई सिलेक्शन नहीं लेके जाता। कोचिंग तो हर बच्चा लेता है, मतलब पढ़ता तो हर बच्चा है, लेकिन हर बच्चा सिलेक्शन नहीं लेके जाता। दिक्कत क्या है? टीचर ने तो सब बच्चों को सेम पढ़ाया है, लेकिन घर पे जाके टीचर ने क्या क्या गाइडेंस दी है कि भाई इसको 50 बार पढ़ो और 100 क्वेश्चन करो इसके। जिस बच्चे ने वो 100 क्वेश्चन करे होंगे ना, वो बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा, वो बच्चा टीचर को रैंक देके जाएगा। दिमाग सबका अच्छा है, दिमाग किसी का खराब नहीं होता। ठीक है, वो जो अपना दिमाग अच्छा है, अपना दिमाग खराब बनाते हो। अगर आपने सोच लिया है, मुझे आयुषी, कि मुझे आज टॉप करना है, तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। या कीर्ति जिसने भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सिर्फ आपको डेडिकेशंस देनी पड़ेंगे। टॉप करना चाहते हो तो टॉप लेवल की स्टडी भी आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ टॉप करना है बोलने से टॉप नहीं करोगे, टॉप लेवल की स्टडी करोगे तभी टॉप कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि जितना सिलेक्टेड कंटेंट आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन है। ठीक है, प्रवकार साहू मैम मेरे 172 आ रहे हैं, ओबीसी हूँ, होगा या नहीं प्लीज बताओ। हो जाना चाहिए, बट स्टिल चांसेस कम है। इस बार कट ऑफ देखो, इस बार ना कट ऑफ हाई जा सकती है, क्योंकि कोरोना की वजह से हर हर किसी ने घर पे बैठ के ना एंड टाइम पे भी बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां की हैं। तो कट ऑफ हाई जा सकती है, तो थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा रिस्की है। हो सकता है ना भी हो, तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। डीयू का एग्जाम आ रहा है, जैम का एग्जाम आ रहा है, टाइफर का एग्जाम आ रहा है, आईएसआर का एग्जाम आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रभुकाश। ठीक है, मोटिवेट रखा करो अपने आप को, हर टाइम मोटिवेटेड रहोगे तो अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। बी पॉजिटिव एवरी टाइम। ठीक है, ऐसे तो मैं भी सोचूं मुझे कोरोना था, पता नहीं मैं पढ़ा भी पाऊंगी उतनी एनर्जी से या नहीं, तो मैं देखो आराम से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता। जिसने भी मुझसे पूछा है ये कोरोना क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं है इससे। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है, बुक्स खोलो पढ़ो। कोरोना थोड़ी आपकी बुक्स में आके आपको कोरोना कर देगा। ठीक है, तो आराम से पढ़ो, घर से बाहर मत जाओ, बस ये प्रिकॉशन लो। तो क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, पायरिडॉक्सल फोस्फेट कौन से विटामिन की फंक्शनल फॉर्म है? तो जो विटामिन B6 होता है, उसकी फंक्शनल फॉर्म होती है पायरिडॉक्सल फोस्फेट, फंक्शनल फॉर्म होती है। और की भी बता देती हूँ मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा विटामिन B2, विटामिन B2 की अगर फंक्शनल फॉर्म की बात करूं तो वो होता है FAD और FMN। और एक और लिख लो, एक और लिख लो, विटामिन B1, विटामिन B1 का भी बता देती हूँ। विटामिन B1 क्या करता है? विटामिन B1 की जो फंक्शनल फॉर्म है वो है थायामीन पायरोफोस्फेट।
ये भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम आपसे, ठीक है। थायमिन, पायरोफॉस्फेट, और एक और लिख लो, चलो विटामिन B12, विटामिन B12 की लिख लो, इंपॉर्टेंट है, वो है डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबाल एमीन। ये 4 बता दी मैंने। पायरिडॉक्सल फोस्फेट जो क्वेश्चन में पूछा है वो विटामिन B6 की है, विटामिन B12 की है FAD-FMN, और विटामिन B1 की है थायामिन पायरोफॉस्फेट, और B6 की है पायरिडॉक्सल फोस्फेट, और B12 की है डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालेमिन, ठीक है। तो टाइम पूरा हो रहा है, इसी के साथ टाइम पूरा हो रहा है, और मैं 60 क्वेश्चन पे सेशन ऑफ कर रही हूँ। रेस्ट रिमेनिंग जो आपके 40 क्वेश्चन हैं टेलीग्राम में पोस्ट हो रहे हैं, अभी मैं बोल देती हूँ सर को, पोस्ट कर देंगे टेलीग्राम में, ठीक है। और आप लोग प्लीज क्विकली देखेंगे और वहां पे अपना जो भी आपके डाउट है, जो भी आपको पूछना है, सब वहीं पे पूछेंगे, ठीक है। ओके मैम, मेरा NIT मणिपुर में हुआ है, लेकिन BHU मेरा ड्रीम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, NIT भी अच्छा है, ठीक है, उदास होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है हो भी जाए, BHU हो भी जाए, कोई बात नहीं है। आप PhD कर लेना BHU से, ठीक है। MSc NIT से कर लो, PhD कर लेना, और अगर आप ड्रॉप कर सकते हो तो फिर से BHU का एग्जाम दे दो, या आप जैम का एग्जाम देके इंटीग्रेटेड PhD कर लो, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। सैड होने की जरूरत नहीं है। एक एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं अच्छा हुआ है, इसका ये मतलब थोड़ी कि बाकी यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज भी अच्छी हैं। BHU से आप PhD कर लेना, ठीक है। डीमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। और कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं सेशन ऑफ करने जा रही हूँ। और कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो, टाइम हो चुका है, ठीक है, टाइम हो चुका है। लेकिन सब बच्चे टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन करेंगे, वहीं पे सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होने वाला है, ठीक है। वहीं पे सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, ये जितने भी क्वेश्चंस की स्लाइड है, या मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सब आपको वहीं मिलेगा, या क्लासेस कब होंगी, सब वहीं होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी बुक से उठाया हो वहां पोस्ट करो, बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपका भी इंटरेक्टिव ग्रुप बनेगा, और मैं भी आंसर करूंगी वहां पे, ठीक है। तो आई थिंक करते हैं सेशन ऑफ। वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर करना, ताकि ज्यादा बच्चे आए और ज्यादा जल्दी हम सेशंस, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ हम सेशंस लेना स्टार्ट करें, ठीक है। ओके चलो, टेक केयर, बाय। और कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं, उतना अच्छा नहीं है, NIT मणिपुर उतना अच्छा नहीं है। मैं बायोलॉजी की रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, मुझे केमिस्ट्री का कुछ नहीं पता, केमिस्ट्री का मुझे कुछ नहीं पता, मैं बायोलॉजी लाइफ साइंसेस के टर्म्स में बता रही हूँ, ठीक है। ओके, तो और कोई डाउट आ नहीं रहे हैं तो चलते हैं इसी के साथ, बाय, टेक केयर।